सड़क पर चलते चलते एक आदमी को उसके दोस्त ने आवाज देकर पुकारा। आदमी ने पलट कर देखा, हाथ ऊपर किया, अपने दोस्त से मिलने गया और उसके बाद गायब हो गया। गायब, एकदम गायब। उसके बाद दिखा ही नहीं, ना तो वो आदमी और ना उसका दोस्त। क्या ऐसा भी कभी होता है? पापा, हाँ मैं निकल रहा हूँ कॉलेज के लिए। अच्छा ठीक है बेटा, चलो बाय। मनीषा, आज दीदी के यहाँ जाना है तुम्हें? हाँ? देखो, आज तुम पूरा दिन अपनी दीदी के साथ रहो। मैं जब काम से लौटूंगा तो तुम्हें वापस घर ले आऊंगा। ठीक है। देखा मैं कितना ख्याल रखता हूँ तुम्हारा। अरे अब तो मुस्कुरा दो। मैं जल्दी से सब्जी काट देती हूँ, मम्मी जी को सिर्फ सब्जी चढ़ाना रहेगा। हाँ ठीक है। मनीषा बेटा, तू खुश है ना? मैंने हरीश से कहा है इतवार को वो तुझे पिक्चर दिखाने ले जाए। नई नई शादी हुई है, घूमना फिरना तो चाहिए ना। फिल्म का टिकट आज ही बुक कर लूंगा। कौन सी फिल्म देखोगी? कोई भी चलेगी। अरे कोई भी कैसे चलेगी? इतनी सारी फिल्में लगी है, कोई तो देखने का मन होगा तुम्हारा। कोई भी देख लूंगी। बस बस बस, चलो आओ। हरीश, हाय। मनीषा, एक काम करो, तुम जाओ, मैं 10-15 मिनट में आता हूँ, ठीक है? और उसके बाद वहां से काम पे चला जाऊंगा। तुम्हें पता है ना कंटेनरी का घर? आगे से राइट लोगी, उसके बाद लेफ्ट लेना। लेफ्ट लेते ही पहला मकान। ठीक है। पहुंच जाओगे ना? दीदी, मनीषा, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, तू कैसी है? अच्छी हो? चल अंदर चल। ये लो जीजू, आपकी फेवरेट अदरक वाली चाय। क्या बात है मनीषा, तू जब जब आती है ना तभी मुझे अदरक वाली चाय मिलती है। वरना तेरी दीदी तो। हाँ, मैं सब सुन रही हूँ। आप मेरी बहन से मेरी ही चुगली कर रहे हैं। देखो, किचन में मगर कान यही लगे हुए हैं। और तेरा हीरो का है हरीश, वो भी आने वाला था ना साथ में? आए ना, वो रास्ते में उनका कोई दोस्त मिल गया था तो बोले कि 10-15 मिनट बाद उससे मिलकर आएंगे। अच्छा, बैठो ना। हनीमून का क्या प्लान है? कहीं लेके जा रहा है कि नहीं तुझे हरीश? हाँ, शिमला जाने की बोल तो रहे थे। अब अगले महीने छुट्टी मिलेगी तो जाएंगे। मनीषा, तू खुश है ना? मनीषा, तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? तेरे सास ससुर, तेरा देवर, सबसे बनती है ना तेरी? अरे ऐसे सर क्या हिला रही, कुछ बोल। हाँ दीदी, सब ठीक है। और अभी तो शादी हुई है, सबको समझने में, घुलने मिलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। ये बात भी है। मम्मी पापा की याद आती है? थोड़ी थोड़ी याद तो आएगी, लेकिन अब हरीश का घर ही तेरा घर है। अपने घर को अच्छे से संभाल, सबका ख्याल रख। और पता है, बहुत नसीब वाली है तू। हरीश इतना अच्छा लड़का मिला है तुझे। फिर सर हिला रही है, कुछ बोल। हाँ दीदी, मुझे पता है मेरा ही घर है, मुझे ही संभालना है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सब मुझसे यही बात करेंगे। अभी जब घर गई थी 24 घंटा मम्मी पापा मुझे यही समझाते थे कि तेरा घर है, तुझे ही संभालना है। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. मनीषा, हरीश का फोन तो अभी भी बंद आ रहा है। क्या कहा था उसने, कितने बजे आएगा तुम्हें लेने? बोले थे शाम में काम से वापस जाते वक्त ले लेंगे, पर 7 बजे तक तो आ जाना चाहिए था।
लेकिन अभी तो 7:30 बज गए हैं, अभी तक उसका कुछ पता ही नहीं है। अमित, हरीश अभी तक आया नहीं मनीषा को ले जाने। क्यों? फोन करो उसे, पूछो कहाँ पर है। किया था, फोन अभी भी बंद आ रहा है। फोन बंद है? ये क्या हो गया हरीश को? सुबह में बोला था आऊंगा और आया ही नहीं। दोपहर में भी मैंने फोन किया था, उससे में भी फोन बंद था। कोई काम में अटक गया होगा। चल मनीषा, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। बाय दीदी। बाय। ख्याल रखना। हाँ, ध्यान से जाना। हाँ। थैंक यू जीजू। बाय बाय। पर मनीषा, हरीश रह कहाँ गया? वो तो तुझे कंचन के यहाँ से लेकर आने वाला था ना। पर वो आए ही नहीं, तो जीजा जी मुझे छोड़ कर गए। हरीश भैया का फोन भी बंद आ रहा है, लग नहीं रहा। उनका फ़ोन तो बहुत देर से नहीं लग रहा है। दीदी भी उन्हें लगा रही थी फ़ोन। सुबह कह कर गए थे कि 10-15 मिनट में दीदी के घर आ जाएंगे, फिर वहीं से काम पर जाएंगे, पर आए ही नहीं। सुमित बेटा, तू एक काम कर, तू हरीश के सेठ को फोन कर। हो सकता है काम ज्यादा होने की वजह से दुकान पर ही हो। पर भैया अगर दुकान पे रुकेंगे भी तो भी अपना फोन क्यों बंद रखेंगे? अरे तू पहले फोन तो कर, फिर बाद में पूछेंगे कि उसने फोन क्यों बंद कर रखा है। हेलो, हाँ सुमित बेटा। नहीं, हरीश तो आज सुबह से काम पर ही नहीं आया। 10:30 बजे मैंने दुकान खोली थी, तब से मैं भी उसे कॉल लगा रहा हूँ। लेकिन गौतम अंकल, हरीश भैया तो सुबह काम के लिए ही निकले थे। निकला होगा, पर वो आज पूरे दिन काम पर नहीं आया। पापा, गौतम अंकल कह रहे कि हरीश भैया आज दुकान पे गए नहीं। बेटा मनीषा, हरीश किस दोस्त के साथ गया था सुबह? पता नहीं पापा जी, उनके किसी दोस्त ने आवाज़ दी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं दीदी के घर चले जाऊँ और वो थोड़ी देर में आएंगे, पर आए ही नहीं। पर दोस्त कौन था? पता नहीं मम्मी जी, मैंने नहीं देखा। योगेश भैया या अरशद भाई? मैंने देखा नहीं देवर जी। मैं लखनऊ में हूँ, मेरी तो हरीश से आज बात तक नहीं हुई। मैं तो कल ही लखनऊ आया था, कुछ काम से आया हूँ, परसों वापस आ रहा हूँ। सुमित, क्या बात है? तो बहुत परेशान लग रहा है। योगेश भैया, हरीश भैया का फ़ोन बंद आ रहा है। सुबह उनको कोई दोस्त मिला था जब वो मनीषा भाभी को उनकी दीदी के घर छोड़ने गए थे। मुझे लगा कि आप या अरशद भाई होंगे। नहीं सुमित, मैं तो आज मिला ही नहीं हरीश से। नहीं, मैं अगर हरीश को मिलता तो दूर से आवाज़ देकर भाभी से बिना मिले थोड़ी ना चले जाता। अरे कोई दोस्त था भी तो तुमने देखा तक नहीं? वो कौन था? नहीं, वो बोल कर गए थे तुम दीदी के यहाँ जाओ, मैं आता हूँ। मैंने उस तरफ देखा ही नहीं। भैया अरशद भाई और योगेश भैया से भी नहीं मिले। अरे यही तो दो दोस्त हैं उसके, अगर उनसे नहीं मिला तो फिर गया कहाँ हरीश? आपने अपने रिश्तेदारों से पता किया? शायद वहाँ गया हो। हाँ, सबसे बात कर ली। हरीश किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं गया है, लेकिन वो कहीं जाएगा भी तो अपना फोन बंद क्यों रखेगा? वो कल सुबह अपनी पत्नी मनीषा को उसकी बहन कंचन ठाकुर के यहाँ छोड़कर काम पर जाने वाला था। कंचन यही मंटू चौक के पास रहती है, पर ना तो वो काम पर गया और ना ही बहू को लेने उसके बहन के घर पहुंचा। आप हरीश का फोटोग्राफ और फ़ोन नंबर और बाकी डिटेल्स दे दीजिए, हम पता करते हैं। और आप भी पता कीजिए कि कहीं गया हो और उसके फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई हो। साहब, वो कल सुबह से गायब है, फोन कहीं भी चार्ज कर सकता था। जी सर। और भैया ऐसे इंसान भी नहीं कि उन्हें कोई दोस्त मिल जाए तो वो अपना काम छोड़ के उनके साथ चले जाए। भैया के दो ही खास दोस्त हैं, योगेश भैया और अरशद भाई, लेकिन इन दोनों में से वो कल किसी के साथ भी नहीं थे। हरीश ऐसे कैसे जा सकता है किसी दोस्त के साथ? ये अभी तक लौटा ही नहीं। मनीषा को कुछ नहीं पता कि कौन था वो दोस्त? नहीं पापा, मनीषा ने देखा ही नहीं कि किस दोस्त ने आवाज़ दी। वो सीधे मेरे घर आ गई थी। उसके बाद पूरे दिन पापा मैंने अपने फ़ोन से हरीश को फ़ोन किया, उसका फ़ोन बंद आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना कंचन? पता नहीं पापा, ऊपर से मनीषा के ससुराल वाले बार बार उसी से सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ मैं और अमित भी परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे गायब हो गया, कहाँ चला गया हरीश? मनीषा और हरीश के बीच वहाँ सब ठीक तो था ना? उनके बीच कुछ ऐसा होता तो हरीश कुछ तो बताता ना। ऐसे गायब हो जाएगा क्या? और अभी 6 दिन पहले ही तो मैं मनीषा को भोपाल छोड़ के आया हूँ। उसने तुझे कुछ बताया था क्या? हरीश और उसके बीच कोई अनबन, कोई झगड़ा हुआ हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने, बल्कि वो तो ये कह रही थी कि अगले महीने वो हनीमून के लिए शिमला जा रहे हैं। सब कुछ ठीक था तो ऐसे अचानक हरीश कहाँ गायब हो गया? 15 अप्रैल 2014
ये वो दिन था जब हरीश को आखिरी बार देखा गया था। हरीश को लापता हुए 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन हरीश की अब तक कोई खबर नहीं मिली थी। क्या यह घटना अचानक घटी थी या फिर इसकी साजिश पहले से रची जा चुकी थी? क्या हरीश का अपनी नई ब्याहता पत्नी मनीषा को उसकी बहन के घर भेजना उसी प्लानिंग का हिस्सा था? हम उस दिन सुबह दीदी के घर जाने के लिए निकले। उन्होंने रिक्शा पकड़ा और हम दोनों रिक्शा में बैठ गए। फिर उन्होंने दीदी के घर के पास रिक्शा रुकवाया। मनीषा, तुम्हें उस रिक्शा का नंबर याद है? नहीं। मम्मी का ऑर्डर है कि तुम्हें फिल्म दिखाने के लिए ले जाना है। तुम्हारी दीदी के घर से कितनी दूरी पे रोका था रिक्शा? बस बस बस, चलो आओ। दूरी तो पता नहीं, लेकिन वहाँ से सीधा जाकर मैंने राइट लिया था और फिर लेफ्ट लेते ही पहला मकान दीदी का। और तुमने वाकई नहीं देखा कि तुम्हारे पति को किसने आवाज दी थी? हरीश, ए हाय। नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? मुझे लगा नहीं था कि हरीश जी जिससे मिलने जा रहे हैं उससे मिलकर वापस ही नहीं लौटेंगे। देखिए, अभी तक हमारे पास हरीश की कोई खबर नहीं मिली, लेकिन कल तक हमारे पास उसके फोन की लोकेशन आ जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि उसका फोन कहाँ पे स्विच ऑफ हुआ है। इस मनीषा ने ही मेरे बेटे के साथ कुछ किया है। क्या कर सकती है वो, और क्यों करेगी? आपने अभी भी बताया कि इन दोनों की शादी को सिर्फ 1.5 महीना ही हुआ है, तो क्या मनीषा खुश नहीं है ये शादी से, या हरीश खुश नहीं है? मैडम, ये कैसा सवाल है? शादी से खुश थे या नहीं? अभी शादी को 1.5 महीना ही तो हुआ है। मैडम, मनीषा और हरीश दोनों को एक दूसरे से मिलवाया गया था। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। सबकी खुशी और मर्जी से शादी हुई थी दोनों की। ओम अनुभद्रः कृतवोयन्तो विस्तोब्दासो अभृतासु वेदा देवानो यथो सदमिति व्रते असन्न प्रभुवो। मैडम, मैं हरीश को पहले से ही जानता हूँ, दोस्त है वो मेरा। जब कंचन के पापा ने कहा कि वो मनीषा के लिए लड़का ढूंढ रहे, तब मैंने उन्हें हरीश के बारे में बताया था, और मनीषा का रिश्ता लेकर हरीश के घर भी मैं ही गया था। मैडम, सब कुछ दोनों की मर्जी से हुआ था। तो फिर क्यों अचानक हरीश किसी दोस्त को मिलता है और एक दिन ऐसे गायब हो जाता है? यही तो समझ में नहीं आ रहा मैडम। और ये बात तो गलत है ना मैडम। मनीषा के ससुराल वाले उस पर ही सारा इल्जाम डाल रहे हैं, जबकि उस दिन हरीश ने खुद उससे पूछा था कि अपनी दीदी के घर जाना है। मैं उस दिन सुबह बिस्तर ठीक कर रही थी, तब उन्होंने मुझसे कहा अगर तुम्हें अपनी दीदी के घर जाना है तो चली जाओ। मैंने कहा ठीक है। उसने ऐसा क्यों कहा? वो अचानक तुम्हें तुम्हारी बहन के घर क्यों भेजना चाहता था? पता नहीं मैम, मैंने पूछा नहीं। आपका बेटा हरीश खुद मनीषा से कहता है कि आज तुम अपनी बहन के घर चली जाओ, मैं काम पे जाते वक्त तुम्हें वहां छोड़ दूंगा और लौटते वक्त तुम्हें वहां से ले आऊंगा। तो आप ये कैसे कह सकती है कि मनीषा ने हरीश के साथ कुछ किया है? क्या मनीषा और हरीश के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही थी? साहब, 1 मार्च को जबलपुर में मनीषा और हरीश की शादी हुई और 3 मार्च को वो यहाँ हमारे घर भोपाल आई। जब से मनीषा शादी करके आई है, किसी से ज्यादा बात नहीं करती है, अपने में ही गुमसुम रहती है। घर का सब काम करती है, खूब हाथ बटाती है वो, और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने मन में कुछ दबा के रखा है, बिना किसी भाव के बस निभाए जा रही है। यहाँ तक कि घर के हर एक सदस्य ने उसे अलग अलग पूछा कि वो ये शादी से खुश है या नहीं। मनीषा बेटा, तू इस शादी से खुश है ना? बहू, तुम खुश तो हो ना? हमें लगा बस 23 साल की है अभी, मैके की याद आ रही होगी, इसलिए खुद हमने सामने से हरीश से कहा कि कुछ दिनों के लिए उसे अपने माँ बाबूजी के यहाँ छोड़ आए। 25 मार्च को हरीश उसे जबलपुर छोड़ने गया और उसके बाद 6 अप्रैल को उसका भाई विनोद यहाँ उसे भोपाल छोड़ने आया। अरे बेटा, नमस्ते। आवा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। खुश रहो। खुश रहो, खुश रहो। अच्छा ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। नमस्ते आंटी। अरे विनोद बेटा, ऐसे कैसे बिना खाना खाए चले जाओगे? नहीं अंकल, वो मैं घर जाके। नहीं कुछ नहीं, चलो बैठो। बिना खाए तुम कहीं नहीं जाओगे। चलो हाथ मुंह धो लो और थोड़ा आराम कर लो, तब तक खाना तैयार हो जाए। तो इन सब चीजों की वजह से आपको लगता है कि मनीषा खुश नहीं थी? अब कैसे बताएं आपको, जब भी देखो गुमसुम रहती है, अपने से कभी कुछ नहीं बोलती। सर, मम्मी बताने में हिचकिचा रही है। मैं आपको बताता हूँ इन्हें मनीषा भाभी पर शक क्यों है। हाँ बोलो सुमित। सब 15 तारीख की रात को भैया जब घर नहीं लौटे, तभी हम सब बहुत परेशान थे, लेकिन भाभी को कुछ असर ही नहीं था, एकदम आराम से थी वो।
मैंने सब जगह पता कर लिया, हरीश भैया कहीं पर भी नहीं है। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। कैसी पत्नी है ये? हाँ, पति घर से गायब है और ये चुप चुप के खाना खा रही थी, अब आराम से सो रही है। इसे कुछ नहीं पड़ी है हरीश की। सर हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुबह से पति घर से गायब हो और भाभी आराम से सो रही हो। उसके पहले उसने चुपके से ठूस ठूस के खाया। हमने जब मनीषा से उसका फोन नंबर मांगा तो उसने कहा उसके पास फोन ही नहीं है। क्या सच है ये? हाँ, उसके पास फोन नहीं है। तो शादी के पहले से ही उसके पास फोन नहीं था या शादी के बाद से? शादी के पहले से ही नहीं था। लेकिन हरीश भैया बोल रहे थे कि शादी के बाद वो भाभी को एक फोन दिला देंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग घर जाइए। हरीश के बारे में कोई भी खबर मिलती है तो हम आपको बताते हैं। भैया को गायब हुआ आज 2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कुछ हम जानते हैं। सुनिए, हमने सभी पुलिस स्टेशन में हरीश की डिटेल्स भेज दी। जीजा जी मैं क्या कर, मुझे भूख लगी थी और वो लोग तो खाना ही नहीं खा रहे थे, तो मैंने चुपके से खा लिया और जैसे ही बेड पर आकर बैठी मेरी नींद लग गई। मुझे लगा था हरीश जी देर से ही सही पर घर आ जाएंगे। और आप लोगों ने सारा इल्जाम मनीषा पे लगा दिया कि उसने ही कुछ किया है। कुछ बोलने से पहले ये तो सोच लेते कि आपका खुद का बेटा उसे मेरे यहाँ छोड़ने आया था और उसके बाद पूरा दिन वो मेरे साथ थी। जब हरीश उसे शाम को लेने नहीं आया कितना परेशान हो गई थी खुद वो। देखिए अंकल आंटी, मनीषा अभी बस 23 साल की है, इतनी बड़ी नहीं है वो। पहली बार घर से बाहर निकली है, बचपना है अभी उसमें। भूख लग गई तो खा लिया, आंख लग गई तो सो गई। मगर ये इतनी बड़ी बात नहीं है ना कि ऐसा भी क्या बचपना अमित बेटा। चलो तुम ही बता दो, किसी दिन तुम टाइम पे घर पे ना पहुंचो, तुम्हारा कोई अता पता ना हो, तो क्या कंचन के गले से निवाला उतरेगा? क्या वो ऐसे पैर पसार के सोएगी? अगर खा लिया सो गई इसका मतलब ये नहीं कि उसी ने कुछ किया है हरीश के साथ। दीदी बात सिर्फ इतनी नहीं है। दोनों घर से साथ निकलते हैं, रिक्शा लेते हैं, साथ में उतरते और फिर भैया को कोई आवाज लगाता है और भाभी देखती तक नहीं है। देखो मनीषा पे इल्जाम नहीं लगा रहा है, तुम खुद ही सोचो। और अमित, तुम तो हरीश के दोस्त हो ना, तुम ही बताओ वो बताए बिना कैसे जा सकता है? अंकल मैं समझ सकता हूँ, मगर आप ही नहीं, हम सब परेशान हैं। और अंकल, हरीश अगर आपका बेटा है ना तो मनीषा का पति है। आपको चिंता हो रही है तो हमें भी चिंता हो रही है। मम्मी पापा इतने परेशान हैं, जबलपुर से यहाँ आने के लिए निकल गए हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे ना बेवजह के इल्जाम मत लगाइए मनीषा पर। बिरजू। हाँ उस्मान भाई। अरे उस्मान भाई, दिन भर में 10-10 सवारी आती है यहाँ, अब सबकी शक्ल कैसे याद रहेगी? हाँ पता है बिरजू, और शायद किसी को तो याद होगा। हाँ ये फोटो रख और मैं इन लोग को ही फोटो भेज दूंगा। पता करने की कोशिश कर कि ऑटो रिक्शा कहाँ का है। 15 अप्रैल सुबह 8 बजे की बात है। सुहान नगर से मंटू चौक की सवारी थी। ये हरीश राठौर है और इसकी बीवी मनीषा। हरीश राठौर ऑटो से उतरा, उसके बाद गायब हो गया। ये सब ऑटो वाले और यूनियन वाले से पता करके बताओ कि किसी ने उसे देखा है या किसी को याद है तो मुझे बताइए। सर फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक हरीश की लास्ट लोकेशन मूर्तिगंज। मूर्तिगंज? ये मूर्तिगंज तो मंटू चौक से करीब 1 घंटे की दूरी पर है ना। ये सुहान नगर और ये मंटू चौक और ये है मूर्तिगंज, जो सुहान नगर और मंटू चौक से काफी दूरी पर है। सुहान नगर से मंटू चौक रिक्शा से पहुंचने में करीब 10 मिनट लगते हैं। सर अगर हरीश रिक्शा या गाड़ी से भी मूर्तिगंज गया हो तो उसे कम से कम 1 घंटा लगा होगा वहां पहुंचने में, क्योंकि सुबह 8 बजे के दौरान उस रूट पे अच्छी खासी ट्रैफिक हो जाती है। सवाल यह है कि हरीश उस दोस्त के साथ मूर्तिगंज क्यों गया, जबकि उसने मनीषा से ये कहा था कि वो 10 से 15 मिनट में वापस लौटेगा। सर हमने आसपास जितने भी रिक्शा वाले हैं, जितना भी रिक्शा स्टैंड है, उन सबसे पता लगाया, या तक कि उनकी यूनियन वालों से भी बात किया, लेकिन किसी को कुछ याद नहीं है कि किसी ने उस दिन हरीश या मनीषा को वहाँ देखा। भाई हम मूर्तिगंज क्यों जाएंगे? वहाँ उनका कोई काम पड़ता हो? नहीं पापा, वहाँ पे उनका कोई दोस्त भी नहीं जिनसे वो मिले होंगे। फोन रिकॉर्ड के मुताबिक हरीश का फोन मंटू चौक से मूर्तिगंज की तरफ गया और मूर्तिगंज में जाकर के स्विच ऑफ हो गया। क्या हरीश की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा? नहीं सर, हरीश भैया ऐसे इंसान है ही नहीं कि वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करे। मैडम हरीश मेरे यहाँ पिछले 4 साल से काम करता है। उसके और उसके परिवार वालों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता। गौतम जी आप तो उन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं, तब तो आपको ये भी पता होगा कि हरीश इस शादी से खुश है या नहीं। खुश? बहुत खुश है मैडम। शादी तय होने के बाद से ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। 1 महीने बाद हनीमून के लिए शिमला जाने वाला है। रोज मुझे अपनी छुट्टी याद दिलाता है। निशा को अपने साथ जबलपुर ले जा रहे हैं हम लोग। सही नहीं किया आपने हमारी बेटी के साथ। वीना जी हमारी हालत तो समझिए,
4 दिन से हमारा बेटा घर नहीं लौटा है। वो नहीं लौटा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी बेटी को दोषी ठहराएंगे। कैसे कैसे सवाल पूछ रही है पुलिस कि जबलपुर में उसका कोई चक्कर है क्या? और उसी से नहीं, जबलपुर के पुलिस के खबरी हमारे पास पड़ोसी, रिश्तेदार, नातेदार सबसे उलूल जुलूल सवाल कर रहे हैं। देखिए ओम जी, फिलहाल तो हमें अपने बेटे की चिंता है। वो कभी ऐसे बताए बिना गए। राम जी, हरीश हमारा भी दामाद है, हमें भी उसकी चिंता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आप पे इल्जाम लगाने लगे कि हरीश मनीषा के साथ खुश नहीं था और वो भागने का नाटक रच रहा है और आप लोग उसका साथ दे रहे हैं। पुलिस कंचन से पूछ रही है, हमसे सवाल कर रही है कि मनीषा को फोन क्यों नहीं दिया, उसका किसी के साथ चक्कर है क्या, उसकी वजह से उसका फोन छीना क्या? क्या मतलब है इन सवालों का? आप ही बोलिए। मनीषा इस शादी से दुखी लग रही थी क्या? मनीषा शादी के लिए राजी नहीं होती तो क्या मैं ये शादी करवाता? बलराम जी, मालती जी, मनीषा बच्ची है। ऐसी बातें पुलिस से कहने से पहले जरा सा सोच तो लेते। मनीषा के माता पिता उसे वापस अपने साथ अपने घर जबलपुर लेकर आ गए। हरीश के पिता बलराम राठौड़ और उसका छोटा भाई सुमित लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहे इस उम्मीद में कि हरीश की कोई खबर मिले। उधर जबलपुर में मनीषा के माता पिता भी उससे पूछते रहे कि 15 अप्रैल को उसका पति हरीश किस दोस्त के साथ गया था, पर मनीषा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। याद करके देख। मनीषा का परिवार जानना चाहता था कि क्या मनीषा और हरीश के बीच कोई झगड़ा या अनबन थी जिसकी वजह से हरीश इस तरह से अचानक एक दिन चला गया था। पुलिस हरीश के दोस्त योगेश वर्मा और अरशद खान से भी बार बार पूछताछ कर रही थी, पर हर बार उनका भी यही कहना था कि उन्हें नहीं पता कि हरीश कहां चला गया है। पुलिस ने हरीश की फोटोज और पोस्टर से भोपाल की अखबारों और दीवारों को भर दिया था, इस आशा में कि कहीं से हरीश की कोई खबर मिले। सुमित, हमने हरीश का फोन सर्वेलेंस पे डाल दिया। जैसे ही उसका फोन स्विच ऑन होता है हमें पता चल जाएगा कि उसकी करंट लोकेशन क्या है। सर, जबलपुर से कुछ पता चला कि भाभी का वहां पे? नहीं सुमित, ऐसा तो कुछ सामने नहीं है। हमने मनीषा की बहन कंचन और उसके पति अमित से कई बार पूछताछ की कि कहीं उनका तो कोई हाथ नहीं है हरीश के गायब होने में, लेकिन ऐसा कोई भी इंसान या मकसद सामने नहीं आया जिससे यह पता चल सके कि हरीश को मिलने कौन आया था जिसके बाद वो गायब हो गए। आंटी, मैंने अपने दोस्त से पता करवाया है, वहाँ जबलपुर में मनीषा के दूसरी शादी की कोई बात नहीं चल रही है। और वैसे भी वो अभी दूसरी शादी कर भी नहीं सकती है क्योंकि हरीश अभी तक सिर्फ लापता है और कुछ पता भी तो नहीं चला है कि वो अब। कंचन दीदी बोल रही थी हरीश जीजा जी के घर वाले उन्हें अभी तक ढूंढ रहे हैं। ढूंढेंगे ही ना बेटा, उनके घर का बड़ा बेटा गायब हुआ है, कोई छोटी बात थोड़ी ना है। मनीषा, हम तेरी सारी बात मानते हैं, सही है, पर बेटा हरीश को कोई परेशानी थी क्या? नहीं पापा, कोई परेशानी नहीं थी। हरीश से तेरी ठीक से बात तो होती थी ना, कोई मनमुटाव तो नहीं था? नहीं मम्मी, सब कुछ ठीक था। अमित, आप हरीश को 2-3 साल से जानते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका किसी और लड़की के साथ या औरत के साथ? अमित, वो ऐसे कैसे जा सकता है? पता नहीं कंचन, हरीश को गायब हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है, ना कोई एक्सीडेंट ना कुछ और। ऐसे कैसे कोई दोस्त उसे बुलाता है और फिर आज तक वो गायब है? कैसे हो सकता है? अब तो पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। मैं तो अब भी यही कहूंगी कि उस मनीषा ने मेरे हरीश के साथ कुछ गलत किया है। बलराम जी, मैंने आपके कहने पर सुहान नगर पुलिस थाने से केस फाइल मंगवाकर अच्छी तरह पढ़ी। लोकल पुलिस ने कहीं कोई कुताही नहीं बरती, जो कर सकते थे सब किया है। हरीश का फोन अभी भी सर्विलेंस में है। डीसीपी साहब, आप ही बताएं, ऐसा कैसे कोई 20 सड़क पर किसी दोस्त के बुलाने पे जाता है और गायब हो जाता है? आज 1.5 महीने हो गए मेरे बेटे को गायब हुए, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली है। सर, अक्सर सुना है कि अचानक किसी को हार्ट अटैक आ गया या अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ऐसे भीड़ में अचानक कोई गायब नहीं होता। मेरे भाई इंसान है, कोई पानी नहीं जो भाप बन के उड़ गया और किसी का ध्यान तक नहीं गया हो। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए, बहुत ही शरीफ बच्चा है मेरा। मैं अपनी खास टीम लगाता हूँ हरीश मिसिंग केस में। सर, हरीश की फैमिली ने सीधा हरीश की पत्नी मनीषा पर शक जताया है और शक जताने का मेन कारण ये है कि जिस दिन हरीश गायब हुआ था उस दिन मनीषा ने आराम से खाना खाया और बेफिक्र होकर सो गई। लेडी किलर, पहले मर्डर किया, फिर आराम से खाना खाया और सो गई।
सर, लोकल पुलिस को लड़की के अतीत में कुछ नहीं मिला। बाकी केस में उन्होंने छानबीन की है, पर रेलवे स्टेशन और एक्सीडेंट पर कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला कि हरीश कहाँ हो सकता है, वो कहाँ जा सकता है। हरीश के उस दोस्त का भी पता नहीं चला होगा जिसने उसे पीछे से आवाज देकर बुलाया था। हरीश, हाय। नहीं, हरीश के दो ही खास दोस्त हैं। एक है योगेश वर्मा जो उस दिन लखनऊ में था, और दूसरा अरशद खान जो उस दिन अपने गैरेज पे था। लोकल पुलिस ने उन दोनों के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। हरीश को गायब हुए लगभग 2 महीने बीत चुके हैं, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। क्या लगता है तुम्हें, मर्डर हुआ होगा उसका? सर, हरीश के बैकग्राउंड में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये लगा हो कि वो पहले से परेशान हो, मेंटली डिस्टर्ब हो या शादी से खुश ना हो, इसलिए सब कुछ छोड़कर भाग गया। हरीश की इमेज बहुत ही सीधे साधे आज्ञाकारी बेटे की है। उसकी लाइफ में कोई लड़की? लोकल पुलिस को उसके फोन रिकॉर्ड्स और छानबीन में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। सर, जैन सर, आई एम वेरी सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। वो लेट नहीं कपिल, तुमने बिल्कुल सही टाइम पर एंट्री मारी है। लेकिन इस केस में कोई था जिसने 15 अप्रैल को अचानक एंट्री मारी थी और जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पूजा, हरीश की फैमिली से कहो कि शादी के एल्बम लेकर आए। सर, ये ओम और बीना मनीषा के माता पिता, और ये मनीषा की बड़ी बहन कंचन और उसका पति अमित। और सर ये विनोद है, मनीषा भाभी का छोटा भाई। और ये दोनों हरीश के दोस्त, अरशद खान और योगेश वर्मा। ये लड़का कौन है जो मनीषा के परिवार के साथ भी नजर आ रहा है और इस फोटो में अलग से हरीश और मनीषा के साथ है इस औरत के साथ? पता नहीं सर, मनीषा भाभी का कजन होगा शायद, लड़की वालों की तरफ से था, लेकिन इसका नाम नहीं पता हमें। शादी में तो हरीश और मनीषा काफी खुश लग रहे हैं। लग नहीं रहे, खुश थे साहब। ये मनीषा का जीजा अमित, मनीषा का रिश्ता लेकर यही आया था ना आपके पास? जी। हरीश ने मनीषा को देखते ही शादी के लिए हाँ कर दी थी। जी, हरीश भैया को मनीषा भाभी बहुत पसंद आई थी। और मनीषा को भी हरीश काफी पसंद आया था? पता नहीं, पर वो लोग तो यही कह रहे थे। शादी तय होने के बाद मनीषा और हरीश की फोन पे बात होती थी? जी। हरीश मनीषा से बात करने के लिए मनीषा के पिता ओम प्रकाश के नंबर पे फोन किया करता था। हाँ सर। बलराम जी, सुमित, शादी के बाद 1.5 महीने में क्या कभी मनीषा अकेले मार्केट गई थी या फिर काफी देर के लिए घर से बाहर अकेले रही हो? नहीं, अकेली तो वो कभी बाहर नहीं गई। शादी के बाद 3 हफ्ते वो यहीं रही, उसके बाद मैके चली गई। 1 हफ्ते बाद लौटी। लौटने के 1 हफ्ते बाद तो ये हो ही गया था। उसके बाद उसके माँ बाप उसे लेकर चले गए। मनीषा ने कभी किसी से बात करने के लिए आपसे फोन मांगा था? नहीं सर, मुझसे तो कभी फोन नहीं मांगा। मुझसे भी नहीं। हरीश के फोन रिकॉर्ड से भी ऐसा कुछ नहीं मिला है कि मनीषा ने किसी से बात की हो। आप लोगों ने पक्का कभी नहीं देखा कि मनीषा के पास कोई फोन था? साहब, हमें पता है उसके पास कोई फोन नहीं था, क्योंकि उसके पिताजी मनीषा से बात करने के लिए मेरे फोन पे फोन किया करते थे। सर, मनीषा भाभी के पापा ही नहीं, उनकी बड़ी बहन और जीजाजी भी हमारे फोन पे कॉल करते थे। हरीश के गायब होने के पीछे मनीषा का ही हाथ है। कुछ तो है जो वो छुपा रही है। अजीब बात है कि एक 23 साल की लड़की के पास फोन नहीं, इसके पीछे कोई तो वजह होगी। मुझे नहीं लगता कि मनीषा के माँ बाप से बात करने का कोई फायदा है। वो अब भी वही कहेंगे जो पहले कहा था। शायद मनीषा के अतीत के बारे में उसके माँ बाप को कुछ मालूम ही ना हो, और मालूम होगा भी तो इतना सब कुछ होने के बाद शायद वो अनजान बन रहे हो। अब हम कोई खबर ही नहीं लगाएंगे, कोई सीधी कार्रवाई नहीं करेंगे। पहले ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, उसके बाद पूछताछ होगी। तुम दोनों अभी जबलपुर निकल जाओ और अपने तरीके से काम शुरू करो। क्राइम ब्रांच की टीम ने हरीश मिसिंग केस को हल करने के लिए एक अलग तरीका अपनाया। क्राइम ब्रांच की टीम जबलपुर पहुंची, पर उन्होंने किसी से कोई सवाल जवाब नहीं किया। क्राइम ब्रांच की टीम ने मनीषा के पिता के घर के आसपास ही एक घर किराए पर लिया। शांति से, चुपचाप, बिना किसी संदेह को जाहिर होने दिए, क्राइम ब्रांच की टीम ने मनीषा और उसके पूरे परिवार पर नजर बनाए रखी। मनीषा की हर गतिविधि पर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की नजर बनी हुई थी।
448765 ये नंबर रुपेश तिवारी का है। मुझे इस नंबर के सारे कॉल रिकॉर्ड्स चाहिए त्रिपाठी, खासकर 1 मार्च से लेकर अब तक के सारे कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन, सभी डिटेल, अर्जेंट बेसिस। रुपेश तिवारी? यस सर, ये वही है जो शादी की फोटो में मनीषा की फैमिली और हरीश और मनीषा की फोटो में एक औरत के साथ दिख रहा है, जिसके बारे में आपने बलराम जी से पूछा था कि ये कौन है। हाँ, ये हरीश, मनीषा और रुपेश के अलावा एक औरत भी है, 50-55 साल की। सर वो औरत रुपेश तिवारी की माँ है ललिता देवी, विधवा है। काफी साल पहले उनके पति का देहांत हो चुका है। रुपेश तिवारी और उसकी माँ काफी सालों से जबलपुर में मनीषा के पड़ोसी हैं। सर रुपेश तिवारी जबलपुर में एक छोटी सी टूर एंड ट्रैवल एजेंसी चलाता है। आइए सर, मुझे एक गाड़ी चाहिए। मिलेगी सर। कब और कहाँ के लिए चाहिए? इंदौर के लिए। इंदौर। अरविंद तो रजिस्टर दे दो। हाँ। सर रुपेश तिवारी का एक असिस्टेंट है अरविंद, जो एक तरह से उसका पार्टनर भी है। पूजा, कुछ ऐसा मिला जिससे ये पता चल सके कि मनीषा और रुपेश का आपस में अफेयर है, वो भी उसकी शादी से पहले? सर कुछ नहीं, काफी कुछ मिला है। सर मेरे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि पहले पुलिस टीम की नजर में आने में ये सब बच कैसे गया। पूजा, इतनी साफ दिखने वाली बात नजरअंदाज कैसे हो सकती है? शायद इसलिए क्योंकि ये दोनों पड़ोसी हैं और एक दूसरे के घर आना जाना आम बात है। मनीषा बड़े आराम से कभी भी रुपेश के यहाँ जाती है, कभी प्रसाद लेकर तो कभी खाना लेकर, और ये हर दूसरे दिन की बात है। सर रुपेश मनीषा के भाई विनोद का भी बहुत अच्छा दोस्त है, शायद इस वजह से भी किसी को उन पर शक नहीं हो। एक दूसरे के घर आना जाना मिलना आम बात है, सिवाय इसके कि ये दोनों सुबह पार्क में लवर्स की तरह भी मिलते हैं। सर इन दोनों के हाव भाव को देखकर साफ पता चलता है। हम मनीषा के अतीत में कुछ ढूंढ रहे हैं, इसलिए कहीं हम जबरदस्ती तो इनका अफेयर नहीं बना रहे। हो सकता है कि ये सचमुच में सिर्फ पड़ोसी हो। नहीं सर, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है और इन दोनों के अफेयर के पीछे ही हरीश के गायब होने का राज छुपा है। इतना ही नहीं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हरीश का मर्डर हो चुका है। सर हमने बिल्कुल सही जगह पे निशाना लगाया, ये पक्का पहली टीम से छूट गया था। रुपेश तिवारी के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ मिला है क्या? नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ इसी में है। क्या मतलब? सर ये तो सच है कि मनीषा के पास कोई फोन नहीं है, पर 15 तारीख को रुपेश के मोबाइल की लोकेशन भोपाल की नहीं बल्कि जबलपुर की। सब कुछ उनके फेवर में है, तो मिला क्या? यही कि 14 से 16 अप्रैल के बीच रुपेश का फोन जबलपुर में ही था और इन 2 दिनों में ना ही उसके फोन से कोई कॉल किया गया और ना ही कोई कॉल उठाया गया। इसका मतलब पक्का रुपेश का फोन जबलपुर में था उस टाइम, लेकिन वो खुद भोपाल में था। क्या हमने हरीश राठौड़ मिसिंग केस क्रैक कर लिया? हरीश के लापता होने के लगभग 2 महीने बाद हरीश मिसिंग केस में क्राइम ब्रांच द्वारा नियुक्त की गई नई टीम को हरीश के अचानक गायब होने के मकसद के बारे में कुछ समझ आने लगा था। पर क्या सिर्फ मकसद की धुंधली समझ से ये केस हल होने वाला था? अभी इस केस में कई दिल दहला देने वाले सच सामने आने बाकी थे। इतने दिनों से पड़ोसी होने का नाटक करके हमारे परिवार की जासूसी कर रहे थे। हरीश के घर वालों ने आपको पैसे खिलाए ना, जो हमारी बेटी पर ऐसा गंदा इल्जाम लगा रहे हो। अभी तो सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं। एक बार ये साबित हो गया कि मनीषा और रुपेश ने मिलकर ही हरीश के साथ कुछ किया है, उसके बाद इल्जाम भी लगाएंगे और सजा भी देंगे। अभी आप लोग भी चलिए, आपसे भी पूछताछ करनी है। आप समझते क्यों नहीं है? रुपेश, कंचन, मनीषा, विनोद सब एक साथ पले बड़े हैं, परिवार की तरह हैं। सर रुपेश हमारे लिए बड़े भैया जैसे है, और अगर ऐसा कुछ होता मनीषा और रुपेश के बीच में तो मेरी बहन उस हरीश जीजू से शादी क्यों करती? मनीषा ने आपको बताया कि ये सब उसने रुपेश के साथ मिलकर किया है। सर शादी में रुपेश हर काम बढ़ चढ़ कर रहा था, तो हमें लगा दुल्हन का भाई होगा, तो तब से इन दोनों के बीच में ये सब चल रहा था। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें भी ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में कुछ चल रहा है। सर मैं एक बात बता रहा हूँ, ये मनीषा ही नहीं उसके परिवार ने मिलकर ये किया है। शुरू से सब जानते थे, धोखा दिया है हमें, खासकर उसके भाई विनोद ने। क्या कहा पापा ने? वो भोपाल आ रहे, क्राइम ब्रांच की कोई टीम उन्हें मनीषा और रुपेश को यहाँ पर लेकर आ रही है। उनके हिसाब से रुपेश और मनीषा के बीच कुछ। रुपेश और मनीषा? अरे क्राइम ब्रांच वालों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हरीश के घर वालों ने कुछ कर दिया हो और खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम मनीषा पे डाल रहे हैं? मनीषा, इतने महीनों बाद भी तुम्हें अपने पति की कोई खास फिक्र नहीं हुई कि वो अभी तक क्यों नहीं मिला? अगर चेहरा देखकर ही सब पता चल जाता तो मैं भी उस दिन समझ जाती कि मेरे पति अब वापस नहीं आने वाले। मैं उन्हें जाने ही नहीं देती। आपको नहीं पता मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि आप लोग हरीश जी को ढूंढ नहीं पा रहे, तो आप लोग ज़बरदस्ती मेरा और रुपेश का रिश्ता साबित करने पर तुले। मैडम एक मिनट सुनिए, आप क्यों पलट कर देख रही हैं? मैं आपको नहीं, मैडम को आवाज़ लगा रहा था। तुम अब भी यही कहोगी कि उस दिन तुम्हारे पति को किसी ने आवाज़ लगाई और तुमने पलट कर नहीं देखा कि वो कौन था?
मनीषा, हम जानते हैं कि हरीश को गायब करने में तुम्हारा ही हाथ है। मैं हरीश को क्यों गायब करवाऊंगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर, इसमें क्या बड़ी बात है कि 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से किसी को फ़ोन ना किया हो या किसी का फ़ोन नहीं उठाया हो। मोबाइल फ़ोन से नहीं तो लैंडलाइन से बात की होगी। सर, ऐसा पहली बार नहीं है कि पूरा दिन मैंने अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं किया या किसी से बात नहीं की। मुझे तुम्हारी ये फालतू कहानी नहीं सुनी। हरीश के साथ क्या किया तुम लोगों ने? मेरा मनीषा के साथ कोई चक्कर नहीं। तो ये जो पार्क की फ़ोटो आप दिखा रहे हैं, इसमें भी कुछ नया नहीं। मनीषा की शादी से पहले भी मैं पार्क में जाता था, वो भी सैर करने के लिए पार्क में आती थी। हाँ, जाते थे, लेकिन घर से एक साथ नहीं निकलते थे। मनीषा, हमने पूरे एक हफ्ते तक तुम पर नजर रखी है। तुम दोनों घर से अलग अलग निकलते थे, लेकिन पार्क में जरूर मिलते थे। तो इससे आपने ये अंदाजा लगा लिया कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा होता भी तो मैं झूठ क्यों बोलूंगी? रुपेश के बारे में अपने घर वालों को क्यों नहीं बताती? हरीश जी से शादी करने के लिए क्यों तैयार हो जाती? सर, मनीषा की शादी में मैंने एक अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाया था, बढ़ चढ़कर काम किया था। आप खुद ही बताएं, जिससे आप प्यार करते हो उसकी शादी में खुशी खुशी इतना काम करेंगे, जबकि आपके सामने वो किसी और से शादी कर रही है। रुपेश को मैंने बचपन से देखा है, सालों से हमारा पड़ोसी है। उसके पिताजी हमारे दोस्त थे। और अगर मनीषा रुपेश के बीच में कुछ चल रहा होता ना, तो आपसे पहले हमें पता चलता। अगर आपको उनके बारे में पता चलता तो शायद आप उनकी शादी के लिए तैयार ही नहीं होते। तैयार होने की बात तब आती ना जब उनके बीच कुछ होता। आप साबित क्या करना चाहते हैं? रुपेश और मनीषा के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए उन दोनों ने मिलकर हरीश को गायब करा दिया। सिर्फ गायब नहीं, शायद मरवा भी दिया। 1.5 महीना भी नहीं हुआ था मेरी बच्ची की शादी को, उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी थी तब तक, और आप बोल रहे उसने अपने पति को गायब करके मरवा दिया? ये क्या बात कर रहे हो आप? मैंने मुड़कर नहीं देखा। झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने मुड़कर देखा था, तुमने देखा था कि रुपेश ने ही आवाज लगाई थी। आपको अपनी ही बात माननी है तो मानिए, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं नहीं जानती वो कौन दोस्त था जिसने हरीश जी को आवाज लगाई। सर, आपको जो कहना है, जो करना है करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे? मुझे मारेंगे, पीटेंगे? फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे और मनीषा के बीच में कुछ भी नहीं। फिर मनीषा और मैंने एक दूसरे का हाथ क्या पकड़ लिया? आपने तो पूरी फिल्म बना दी। जिस दिन हरीश गायब हुआ उस दिन मैं भोपाल में था ही नहीं, मैं जबलपुर में था। सर, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे किसी गलत काम के लिए हामी नहीं भरवा सकती, ना ही कोई गलत काम करवा सकती। सर, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि ये इन दोनों का ही काम। और सिर्फ गायब ही नहीं, गायब करके मर्डर भी किया है। अगर इन्होंने गायब किया है, मर्डर किया है, तो ऐसे कैसे सफाई से जुर्म किया है कि हर चीज इनकी तरफ इशारा करती है, अगर इनके खिलाफ कुछ मिलता नहीं है? सर, ये अपने आप सच नहीं बोलेंगे, इसे सच बुलवाना पड़े। ऐसे एक दिन नहीं, एक महीने भी अगर हम इनसे पूछताछ करेंगे ना, तब भी ये लोग कुछ नहीं बोलने वाले। सर, पूछताछ क्या, वो तो डंडे खाने को भी तैयार है। कोई तो तरीका होगा इनको तोड़ने का। लाई डिटेक्टर टेस्ट, ये क्या होता है? ये वो टेस्ट होता है जिससे साफ हो जाएगा कि तुम लोग सच बोल रहे हो या झूठ। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर तुम झूठ नहीं बोल रही तो तुम्हें लाई डिटेक्टर टेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर, हम कैसे यकीन कर लें कि आप लोग हमें इसमें फंसाएंगे नहीं? फंसाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि तुमने और मनीषा ने मिलकर ही हरीश को गायब करके मारा है। सर, ये वो सच है जो आप मानकर बैठे, जबकि ये सरासर झूठ है। तो फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट कर लेते। अगर ये झूठ है तो टेस्ट में साबित हो जाएगा कि झूठ है। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। हमें इन्हें किसी और तरीके से भी घेरना होगा। एक काम करो, इन्हें जाने दो और रुपेश के और मनीषा के माँ बाप, भाई बहन, जीजा सबके फोन टैप करो और इन्हें आपस में सलाह करने दो कि आगे क्या करना है। मुझे पूरा यकीन है कि ये इन्होंने ही किया है और हमें किसी भी तरह ये सच इनसे उगलवाना होगा। मनीषा, देख बेटा, कल जो भी हो हम तुम्हारे साथ हैं, हमें तुम पर विश्वास है, पर एक बात सच सच बताओ कि मैंने कुछ गलत किया है। हाँ, और ये रुपेश वाली बात कितनी सच है? मम्मी पापा, आप लोग जो बोलोगे मैं करूँगी, जिससे आपको यकीन हो जाए कि मेरे और रुपेश के बीच कुछ भी नहीं है। जिसकी कसम खाने को बोलोगे मैं खा लूँगी। मेरे और हरीश जी के बीच सब कुछ ठीक था, हम दोनों में कोई झगड़ा नहीं था। मेरी गलती उस दिन सिर्फ इतनी हुई कि मैंने मुड़कर नहीं देखा हरीश जी को आवाज़ किसने दी थी, जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। मुझे नहीं पता हरीश जी के साथ क्या हुआ, शायद सचमुच उनका मर्डर हो गया हो, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग मेरा यकीन कीजिए, मुझ पे इस तरीके से शक मत करिए प्लीज़। मम्मी, वो लोग मुझे और मनीषा को निशाना बना रहे हैं, कुछ भी करके हमें फंसाना चाहते हैं बस। पर ऐसा कर क्यों रहे हैं? तुझे फंसाना क्यों चाहते हैं? पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों ज़बरदस्ती मेरा और मनीषा का रिश्ता साबित करने पर तुले, जबकि हमारे बीच तो ऐसा कुछ है भी नहीं। अरे वो जो टेस्ट करना चाहते हैं, जो तू बोल रहा है, लाई डिटेक्टर टेस्ट, पता नहीं मम्मी क्या होता है। तो बोल रहे हैं कि इससे सारा सच सामने आ जाता है।
अगर सच झूठ का पता चल सकता है तो तुझे बिना डरे हाँ कह देना चाहिए। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि मनीषा का पति गायब हुआ है तो तुझे क्यों घसीट रहे हैं? मनीषा और रुपेश ने लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। कैसे पता चल जाएगा हमारा हरीश कहाँ है? नहीं पता मम्मी। ये टेस्ट कब होने वाला है? अभी कुछ पक्का नहीं, शायद अगले हफ्ते होगा। पापा, मम्मी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी पर उन्होंने और भी कुछ कहा। क्या? यही ना कि शायद अब हरीश जिंदा नहीं है। हाँ पापा, वो बता रहे थे कि शायद हरीश भैया का मर्डर हो चुका है और इन दोनों ने मिलकर मारा उन्हें। मनीषा और रुपेश ने लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी। टेस्ट के दौरान भी वो अपने इस बयान पर अड़े रहे कि उनके बीच में कोई प्रेम संबंध नहीं है और हरीश के लापता होने में भी उनका कोई हाथ नहीं है। रुपेश, तुम्हारा और मनीषा का अफेयर कब से चल रहा है? हमारा कोई अफेयर नहीं। हरीश के साथ तुम्हारे संबंध कैसे? दोस्त था वो तुम्हारा? हाँ। सिर्फ दोस्त या करीबी दोस्त? हरीश से मेरी मुलाकात तब हुई थी जब वो जबलपुर में मनीषा से शादी करने आया था। 2-4 दिन में ही अच्छी दोस्ती हो गई थी हमारी। इतनी अच्छी कि तुम अगर अचानक से भोपाल आओ और सड़क पे उसे आवाज़ दो तो तुम्हें पहचान लेता? हाँ, पहचान लेता। अगर तुम उसे अपने साथ कहीं चलने को बोलो तो चलेगा? हाँ, हो जाता। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कभी जबलपुर आता और मुझे मिलने के लिए बुलाता तो मैं उससे मिलने चला जाता। मनीषा, ये सच है कि 15 अप्रैल को तुमने और हरीश ने कंचन के घर जाने के लिए रिक्शा लिया ही नहीं? नहीं, ये झूठ है क्योंकि हमने रिक्शा लिया था। रिक्शा के पैसे किसने दिए? हरीश जी ने। तुम्हारा फोन नंबर क्या है? मेरे पास फोन नहीं है। मैं उस फोन की बात कर रही हूँ जो रुपेश ने तुमको ला कर दिया था। रुपेश ने मुझे कोई फोन लाकर नहीं दिया। तो बिना फोन के रुपेश तुम्हें भोपाल में कांटेक्ट कैसे करता था? मेरे और रुपेश के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है कि उससे मुझे कांटेक्ट करना पड़ता। जब तुम 1 हफ्ते के लिए जबलपुर गई थी तब तुम दोनों ने हरीश की किडनैपिंग और मर्डर का प्लान किया था? नहीं। तो भोपाल में किया था। मनीषा, तुमने और रुपेश ने हरीश को मारने का प्लान भोपाल में बनाया था? ऐसा कभी कोई प्लान नहीं था। हरीश को कहाँ मारा? मैंने हरीश जी को नहीं मारा। तो किसने मारा? रुपेश ने मारा। रुपेश ने अकेले हरीश को मारा या उसके साथ कोई और भी था? मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता? कि रुपेश के साथ कौन था या फिर रुपेश ने हरीश को कहाँ मारा? क्या नहीं पता मनीषा? मुझे नहीं पता हरीश जी को किसने मारा। मतलब तुम्हें पता है कि हरीश मर चुका है, उसका मर्डर हो चुका है? नहीं, मुझे नहीं पता। तुम हरीश को मंटू चौक से कहाँ लेकर गए? मैं उसे कहीं लेकर नहीं गया था। तो तुमने भोपाल में ही मारा है उसे? तुम मनीषा से प्यार करते हो? तुम रुपेश से प्यार करती हो? मनीषा का कहना है कि उसे ये तो नहीं पता तुमने हरीश को मारा है या नहीं, मगर उसे लगता है कि तुम मनीषा को पाने के लिए हरीश को मार सकते। रुपेश, क्या ये सच है? तुमने हरीश को मारा है? रुपेश ने हमें बताया कि उसने तुम्हें एक फोन ला कर दिया था, उसके बाद तुमने हरीश को मारने का प्लान बनाया, पर अब वो कह रहा है कि सारा प्लान तुम्हारा था, तुमने हरीश को मरवाया है। क्या ये सच है मनीषा? लाई डिटेक्टर टेस्ट से इस केस को सॉल्व करने में मदद मिलने की उम्मीद थी, पर इससे पहले कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के परिणाम आते, इस केस को एक नई दिशा मिली। सर, साइबर सेल टीम जो हरीश राठौर के फ़ोन को सर्विलेंस कर रही थी, उन्होंने ये फ़ोन नंबर भेजा है। ये नंबर हरीश के फ़ोन में एक्टिव हुआ है, सेम IMI नंबर है। रिंग जा रही। 2 महीने बाद आज हरीश का फ़ोन एक्टिव हुआ। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अरे फोन आपने किया है, आप बताओ आप कौन बोल रहे हो? मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। ये फ़ोन जिससे आप अभी बात कर रहे हो हरीश राठौर नाम के आदमी का, ये फ़ोन तुम्हारे पास कहाँ से आया? किसने कट कर दिया? फौरन ये नंबर ट्रेस करो, पता करो लोकेशन कहाँ की। जी सर। सर, अगर रुपेश और मनीषा ने मिलकर हरीश को मारा है और वो भी इतनी चालाकी से कि हमारे पास लाई डिटेक्टर टेस्ट के रिजल्ट के इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं, तो ये जो भी है जिसने उनकी हेल्प की है, हरीश का फ़ोन ऑन करने की गलती करेगा? बिल्कुल कर सकते हैं। पॉसिबल है कि वो लाई डिटेक्टर टेस्ट से डर गए कि कहीं उनका सच सामने ना आ जाए।
इसलिए वो हरीश का फोन ऑन करके हमें गुमराह करना चाहते हैं ताकि हम ये सोचें कि हरीश जिंदा है और हम उनकी तरफ ध्यान ही ना दें। मनीषा, तू मेरी छोटी बहन है, चाहे जो भी हो मैं तेरे साथ। दीदी, क्या तुम घुमा फिरा के मुझसे ये पूछना चाहती हो कि मैंने हरीश जी को मारा है या नहीं? देख मनीषा, सच बता, क्या सच में तेरे और रुपेश के बीच में ऐसा कुछ है जो हम में से कोई नहीं देख पाया? एक परिवार जो दुख में डूबा था, इंतजार कर रहा था ये जानने के लिए कि आखिर उनके बेटे हरीश के साथ क्या हुआ था, जिसे लापता हुए भी अब 2 महीने से ज्यादा बीत चुके थे। हरीश के एक दिन अचानक गायब हो जाने के इस केस में सच क्या था और झूठ क्या था? सच, क्या यही सच था कि एक औरत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी, वो भी इतनी सफाई से, इतनी चालाकी से कि पुलिस को उनके खिलाफ कोई सुराग तक नहीं मिल रहा था? यह सच उस आदमी के पीछे छुपा था जिसके पास हरीश का फोन था। हरीश एक सुबह अचानक गायब हो गया। हरीश का इस तरह से गायब होना क्या एक अचानक घटी घटना थी या फिर यह किसी पहले से तय की गई साजिश का हिस्सा था? क्या हरीश वाकई मर चुका था या कुछ और भी सच थे जो भी सामने आने बाकी थे? और लाई डिटेक्टर टेस्ट की रिपोर्ट सबको हैरान कर देने वाली थी। इस टेस्ट के तहत इंसान के ब्लड प्रेशर और उसके तनावग्रस्त होने पर नजर रखी जाती है। जब उससे कोई सवाल किया जाता है और जब वो जवाब देता है तो उसकी चिंता और तनाव के स्तर से, उतार चढ़ाव से यह पता लगाया जा सकता है कि जिस व्यक्ति पर यह लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जा रहा है वो सच बोल रहा है या झूठ। कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में हम देखेंगे हरीश के गायब होने के पीछे का रहस्य और ये जानेंगे कि क्या हरीश मारा जा चुका है या फिर जिंदा है। जय, क्या हरीश वाकई मारा जा चुका था या उसके गायब होने के पीछे कुछ और ही वजह थी? क्या रुपेश और मनीषा के बीच सच में कोई संबंध था? क्या लाई डिटेक्टर टेस्ट इस केस में सच को सामने ला पाएगा? रवि, जितना जल्दी हो सकता है मुझे 444568 इस नंबर की डिटेल्स निकाल कर दो। जो भी बंदा हरीश का ये फोन यूज कर रहा है उसने फोन स्विच ऑफ कर रखा है। इस नंबर तक पहुंचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर शर्मा, लाई डिटेक्टर टेस्ट की रीडिंग मुझे मिल गई है। मुझे 2 दिन लगेगा सारे रीडिंग की टेस्ट करके एनालिसिस करने के लिए, तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। मुकेश जी प्लीज जितना जल्दी हो सके कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर हमें टेस्ट में कुछ भी मिलता है तो हमारे लिए रुपेश और मनीषा को तोड़ना आसान हो जाएगा। ये लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, दोनों बहुत शातिर हैं। आप मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन में रिपोर्ट आपके सामने होगी। सर, 444568 नंबर की डिटेल्स कल शाम तक मिल जाएगी। पूजा, ये 444568 ये नंबर हरीश और रुपेश के कॉल रिकॉर्ड्स में कहीं नजर नहीं आ रहा। सर, मुझे एक बात काफी अजीब लग रही है। जिसके पास भी हरीश का ये फोन था उसने इतने दिनों तक फोन संभाल के रखा, अब जाके इसमें सिम डाला है, क्यों? एक बार इसके कॉल रिकॉर्ड्स आ जाए फिर पता चलेगा कि रुपेश और मनीषा क्या गेम खेल रहे हैं। क्या हो रुपेश, लाई डिटेक्टर टेस्ट में पुलिस ने क्या पूछा? वही जो कस्टडी में पूछ रहे थे। इस बार नया ये था कि कुछ तार वार लगाए थे उन लोगों ने। तो उससे सच पता चल जाता है क्या? पता नहीं, कह तो रहे थे। यार मैं तो शुरू से ही सच बोलता आ रहा हूँ, जो वो लोग मानने को तैयार ही नहीं है। बीना, मनीषा कैसी है? कुछ टेंशन में, कुछ सोच में, ऐसा कुछ दिखा क्या? नहीं, शक्ल से तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। मैं उसे मंदिर ले गई थी, भगवान की कसम दिलवाकर मैंने उससे पूछा कि रुपेश और उसके बीच में कुछ है क्या, पर तब भी उसने यही कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मनीषा भी तो इतना सब कुछ होने के बाद भी एक बार भी कहीं से दुखी नहीं नजर आ रही। वही तो, कुछ समझ में नहीं आ रहा इनके बीच कब हुआ है, क्या हुआ है। और मनीषा कुछ बोल भी तो नहीं रही। भैया, इंस्पेक्टर ने बताया कि इन दोनों से बहुत अलग अलग तरीकों से पूछताछ की है, लेकिन ये दोनों मानने को तैयार ही नहीं है कि इनका कोई अफेयर है।
या इन्होंने हरीश भैया के साथ कुछ किया है? सुमित, तुझे पता है पुलिस की खबरें इस बारे में भी पता करने की कोशिश में है कि तेरा और हरीश का कोई झगड़ा था क्या, प्रॉपर्टी या किसी बात को लेकर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें कुछ मिलेगा, पर वो लोग ये एंगल भी देख रहे हैं। मनीषा को सजा होनी चाहिए क्योंकि वो झूठ बोल रही है, लेकिन मनीषा बताए तो सही कि उस दिन हरीश से कौन मिलने आया था और कहाँ है वो, क्या हुआ उसके साथ। सुमित, कुछ भी हो जाए तू और अंकल इस केस में बिल्कुल ढील मत देना, वरना वो रुपेश और मनीषा दोनों साफ साफ बच निकलेंगे। जब तक मैं अपने बेटे के बारे में पता ना लगा लूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अमित, मनीषा तो कसूरवार है ही, पर तुम भी कम कसूरवार नहीं हो। अंकल, मनीषा कितनी बार कह चुकी है कि उसने कुछ नहीं किया है, वो सच बोल रही है। तभी तो वो पुलिस वाला टेस्ट करवाने के लिए उसने खुद ही हाँ कहा था। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस मेरा बेटा वापस चाहिए। मनीषा का उस रुपेश के साथ या किसी और के साथ क्या चल रहा था तुम लोगों को बताना चाहिए था। अंकल, मनीषा और रुपेश के बीच कुछ नहीं चल रहा है, ये पुलिस की बनाई हुई बात है। वो हरीश को ढूंढ नहीं पा रही है और आप बार बार मनीषा पर उंगली उठा रहे हो, इसलिए वो उसका फायदा उठा रही है। अंकल, आप ही सोचिए ना, वो ऐसा क्यों करेगी? बस 23 साल की है और इतनी शातिर है कि उसने हरीश को गायब कर दिया और आज तक किसी को पता भी नहीं लगने दिया कि हरीश कहाँ पर है। अंकल देखिए, आप भी एक बार सोचिए, क्या हरीश के पास ऐसी कोई वजह थी ऐसे चले जाने की? आपने ऐसे ही मनीषा पे इल्जाम लगा दिया। हरीश के वो जो दोनों दोस्त हैं, योगेश और वो अरशद, आपने उन लोगों के बारे में पुलिस को बताया कि जाके वहां भी सच ढूंढे? देखिए अंकल, आपकी तरह हम भी सच जानना चाहते हैं। हम भी जानना चाहते हैं कि हरीश के साथ ऐसा क्या हुआ, कहाँ गया वो। तेरा हीरो का है हरीश, वो भी आने वाला था ना साथ में? आए ना, वो रास्ते में उनका कोई दोस्त मिल गया था तो बोले कि 10-15 मिनट बाद उससे मिलकर आएंगे। दोपहर में भी मैंने फोन किया था, उस समय भी फोन बंद था। कोई काम में अटक गया होगा। चल मनीषा, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ, आजा। कंचन, ये बात अजीब है मगर सच है। हरीश के गायब होने के बाद से आज तक मैंने मनीषा के चेहरे पर कभी भी कोई दुख या परेशानी नहीं देखी। अमित, अब आप भी मनीषा पर... नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मगर तुम ही सोचो, तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती कि हरीश के वापस ना आने से मनीषा को जरा भी दुख नहीं हुआ, जरा भी फर्क नहीं पड़ा? 2 दिन बाद क्राइम ब्रांच को उस आदमी की जानकारी मिली जो हरीश का फोन इस्तेमाल कर रहा था। समीर चंद्रा, रुद्र विहार का एड्रेस है। रुद्र विहार? सर, ये तो मूर्तिगंज के पास है, जहाँ पर हरीश का फोन स्विच ऑफ हुआ था। सर, फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक हरीश की लास्ट लोकेशन मूर्तिगंज है। देखते हैं कि समीर चंद्रा वाकई में कोई है या ये भी कोई झूठ। और उसी दौरान लाई डिटेक्टर टेस्ट के परिणाम भी सामने आए। हेलो, इंस्पेक्टर शर्मा, मुकेश बोल रहा हूँ। हाँ मुकेश जी, क्या मिला टेस्ट में? आपने उन दोनों को जो भी सवाल पूछे, उनके जवाब के रिस्पॉन्स ग्राफ बहुत बारीकी से हमने चेक किया है। उन दोनों में से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है। क्या? उन्होंने किसी भी सवाल के जवाब में झूठ नहीं बोला? नहीं। ये सवाल हमने उन दोनों से पूछा था कि उनका अफेयर है। तुम मनीषा से प्यार करते हो? तुम रुपेश से प्यार करती हो? इंस्पेक्टर, आप देख सकते हैं दोनों के पैरामीटर में थोड़ा भी डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रहा है। उनके पैरामीटर से तो यही पता चल रहा है कि किसी भी सवाल का जवाब देने में उनको कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, तब भी नहीं जब आप लोगों ने उन्हें पूछा कि उन्होंने हरीश को मारा है। रुपेश, क्या ये सच है? तुमने हरीश को मारा है? हरीश को कहाँ मारा? मैंने हरीश जी को नहीं मारा। यहाँ तक कि हरीश को मारने की प्लानिंग भी उन्होंने की थी, लेकिन इस सवाल पर भी उनका रिएक्शन नॉर्मल है, कोई घबराहट, कोई टेंशन नहीं दिखी। तो बेसिकली लाई डिटेक्टर टेस्ट ये कहता है कि उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं, कोई अफेयर नहीं, ना ही उन्होंने हरीश को गायब किया है और ना ही उन्होंने उसे मारा है। हाँ। जी कहिए। समीर चंद्रा यहीं रहता है। आप लोग कौन? क्राइम ब्रांच। जी, मैं ही समीर चंद्र हूँ, कहिए क्या काम है? तूने फोन क्यों काटा? हेलो, कौन बोल रहा है? आप बताओ, आप कौन बोल रहे हो? मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। ये फोन जिससे तुम अभी बात कर रहे हो हरीश राठौर के नाम का है। सब मैं कुछ समझा नहीं। मैंने फोन किया था तुझे और जब पूछा कि हरीश का फोन तेरे पास कैसे आया, तूने फोन काट दिया। अब तू हरीश का फोन खुद से हमें देगा या हम हमारे तरीके से तेरे घर में ढूंढे?
हाँ, ये हरीश भैया का ही फोन है, लेकिन आपके पास कहाँ से आया? ये फोन हमें समीर चंद्र नाम के एक आदमी के पास से मिला है। किसी फैक्ट्री में ड्रिल ऑपरेटर है। मैम, लेकिन उस आदमी के पास हरीश भैया का फोन कहाँ से आया? पूछताछ शुरू की है, जल्दी पता चल जाएगा। बलराम जी, आपने समीर चंद्रा का नाम कभी नहीं सुना? नहीं, पर आप ये कैसे कह रहे हैं कि मनीषा सब सच बोल रही है? ये कैसा लाई डिटेक्टर टेस्ट है आपका? देखिए बलराम जी, जरूरी नहीं कि टेस्ट में जो आए वो सही हो, लेकिन ये भी सच है कि रिपोर्ट्स के हिसाब से मनीषा और रुपेश दोनों झूठ नहीं बोल रहे। हम इस समीर चंद्रा से पूछताछ कर रहे हैं, हो सकता है इसका हरीश के गायब होने में कोई हाथ हो। मनीषा झूठ बोल रही है, बहुत चालाक है वो। जिस दिन मेरा बेटा गायब हुआ, उसके चेहरे पे जरा सा भी दुख नहीं था, जरा सा भी शिकन नहीं थी, जैसे उसका पति नहीं कोई ऐरा गहरा हो। साहब, मैं समीर चंद्रा को तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मनीषा ने मेरे बेटे को गायब किया। अब मैं डर गया था, क्योंकि जैसे ही इस फोन में मैंने अपना सिम डाला, तुरंत आपका फोन आया कि आप क्राइम ब्रांच से है और ये फोन मुझे कहाँ से मिला। समीर, मुझे तेरे डर की नहीं, तेरे सच की कहानी बता। बोल, ये फोन तेरे पास कहाँ से आया? साहब, रास्ते में पड़ा मिला, पान वाले की दुकान के बगल में कूड़े के पास पड़ा था। मैं पान बनवा रहा था जब फोन पे मेरी नजर पड़ी। मैंने फोन उठाया और घर चला गया। तो बिना मार खाए नहीं बोलेगा ना? फोन रास्ते पे पड़ा हुआ मिला, तूने उठा लिया, बेवकूफ समझ रखा है। साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे रास्ते में पड़ा मिला था। सर, तब से झूठी कहानी सुना रहे। देख, इससे पहले कि हम तुझसे अपने तरीके से सच बुलवाएं, तो खुद ही बोल दे, तूने ही जबलपुर के रुपेश तिवारी के साथ मिलकर मारा ना हरीश राठौर को? मारा? मैंने किसको मारा साहब? और मैं जानता तक नहीं ये हरीश राठौर कौन है। अगर तू इतना ही मासूम है तो मेरा फोन क्यों कट किया और उसके बाद फोन स्विच ऑफ क्यों कर दिया? इतने दिनों बाद मोबाइल में सिम डाला और पहला ही फोन आपका आया तो मैं डर गया था साहब। इस साला ये क्या मामला है, कहीं मैं फंसना तो चुका है। हरीश को गायब हुए 2.5 महीने बीत चुके हैं। इतने दिनों से तेरे पास फोन था, तूने अब जाके चालू किया? साहब, मैं गरीब आदमी, एक फैक्ट्री में ड्रिलिंग का काम करता हूँ, मैं क्या किसी को मारूंगा साहब? मैडम, मेरे पति किसी को नहीं मार सकते, सच में उन्हें फोन पड़ा हुआ मिला था। अच्छा, रास्ते पे पड़ा मिला था। रास्ते में कोई चीज मिलेगी तो अपना समझ के रख लेगा, जिसका उसे देने की कोशिश नहीं करेगा वो। मैडम, गलती हो गई, सीधे साधे लोग हैं हम, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि आपका फोन आने के बाद वो इतना डर गए थे कि फोन फेंकने वाले थे। मैंने सोचा कभी आप लोग मुझे ढूंढते हुए आए तो मैं आपको सब सच बोल दूंगा, इसलिए फोन नहीं फेंका, अपने ही पास रखा। मैडम, अगर उन्होंने मर्डर किया होता या कोई गलत काम किया होता तो हम लोग अब तक यहाँ रुकते, भाग गए होते। कपिल, इसे छोड़ना मत, बिठा के रखो, पूरी हिस्ट्री निकालो इसकी, पैदा होने से लेकर अब तक की। 2.5 महीने फोन संभाल के रखा है इसने, पूरी पॉसिबिलिटी के हरीश के गायब होने में और उसके मर्डर में इसी का हाथ हो। हाँ मम्मी, अमित गए थे पुलिस स्टेशन, आकर बताया कि मनीषा और रुपेश सच बोल रहे थे। तो बेटा, वो जो टेस्ट बोल रहे थे उसमें उनको ज़्यादा कुछ नहीं बताया मम्मी, बस इतना बताया कि उस टेस्ट में मनीषा के खिलाफ कुछ नहीं मिला है, पर अभी भी ये नहीं पता चला है कि हरीश कहाँ गया, क्या हुआ उसके साथ। बस बता रहे थे कि क्राइम ब्रांच वाले ने किसी आदमी को पकड़ा है जिसके पास हरीश का फ़ोन मिला है, उसी से पूछताछ कर रहे हैं सब। क्या हुआ मम्मी? नहीं, कभी नहीं मिला इससे और न कभी देखा। हम नहीं जानते सर समीर चंद्रा को, और ना कभी हरीश भैया के मुंह से इसका नाम सुना। अगर इसने हरीश को मारा तो क्यों मारा? क्या दुश्मनी थी मेरे बेटे से? बलराम जी, इसने कुछ किया है या नहीं अभी कह नहीं सकते, फिलहाल इसके बारे में पूछताछ जारी है। सर, हम हरीश के दोस्त अरशद और योगेश को भी बुलाकर समीर की पहचान करवा रहे हैं। अरशद और योगेश भी ये नहीं जानते कि समीर कौन है? नहीं सर।
मजदूर आदमी है सब, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं है समीर की, दूर दूर तक कोई हिस्ट्री शीटर से जान पहचान भी नहीं है। मतलब ये पॉसिबल है कि उसे हरीश का फोन सड़क पे पड़ा हुआ मिला? ऐसा ही लग रहा है साहब, गरीब आदमी है, लालच में फोन रख लिया होगा। हमसे इस मामले में कहाँ चूक हो रही है, सारी मेहनत बेकार जा रही है। पहले ही रुपेश तिवारी वाला एंगल सामने आया, लगा केस क्रैक हो गया है, और कुछ नहीं मिला। और ये समीर के मामले में भी सब कुछ डेड एंड पे जाके खत्म हो रहा है। मुझे नहीं लगा था कि लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने का कोई फायदा नहीं होगा, पर अब भी मुझे यही लगता है कि मनीषा और रुपेश ने ही हरीश को मारा है। हम गलत नहीं थे सर। हमने उन्हें इतने सारे सवालों में उलझाया था, फिर कैसे? कपिल, अब उस पर एनालिसिस करने का कोई फायदा नहीं। हमें यह सोचना होगा कि कौन से तरीके से आगे बढ़ा जाए ताकि उनके खिलाफ हमें कोई सबूत मिल सके, कोई सुराग मिल सके। हमें उन दोनों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मर्डर के बाद का भी तो कोई प्लान होगा उनका। जाहिर है ये दोनों जितने शातिर हैं, इन्होंने सोचा ही होगा कि पुलिस आएगी, छानबीन करेगी, तो कुछ टाइम तक शांत रहना पड़ेगा, उसके बाद हम अपने प्लान को आगे बढ़ाएंगे। रुपेश तिवारी पर निगरानी अब भी जारी थी, उसकी हर गतिविधि पर क्राइम ब्रांच की नजर थी। रुपेश और मनीषा अब भी पार्क में लगातार मिल रहे थे। रुपेश और मनीषा पर अब निगरानी रखने का मकसद यह पता करना था कि अगर उन दोनों ने हरीश को मारा है तो कैसे, और हरीश की लाश कहां थी। इसके साथ ही इंतजार था इस बात का कि वो कब और कैसे अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाते हैं। पर पार्क में रोज मिलने, हंसी मजाक करने के अलावा मनीषा और रुपेश में से कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ा रहा था। कितनी शांत और खुश लग रही है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। यस सर, इसे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आज तक के करियर में इतने शातिर क्रिमिनल्स को तोड़ा है, इसे क्यों नहीं तोड़ पा रहे हम? सर, ताज्जुब की बात तो ये है कि बिना किसी कांटेक्ट के, बिना किसी बातचीत के ये दोनों इतना बड़ा कांड कर कैसे पाए, वो भी इतनी सफाई से कि आज तक हमें हरीश का नामो निशान तक नहीं मिला। सर, मनीषा और रुपेश का मेल मिलाप अब भी जारी है, बल्कि मेल मिलाप के साथ साथ सैर सपाटा भी शुरू हो गया। कभी होटल, कभी नर्मदा में बोटिंग के लिए भी जाने लगे। इसके अलावा और कुछ पता चला? हरीश की बॉडी कहाँ दफनाई है या जलाई है? नहीं सर, मनीषा और रुपेश का सारा कच्चा चिट्टा खोल दिया, लेकिन रत्ती भर भी खबर नहीं लगी कि हरीश को कहाँ गायब किया, कैसे मारा, और उसकी बॉडी को कहाँ और कैसे ठिकाने लगा। कहीं हम गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहे कपिल? ये मनीषा और रुपेश के चक्कर में कोई और मोटिव, कोई और कल्प्रिट छूट तो नहीं रहा हमसे? नहीं, हमें चाय पानी कुछ नहीं चाहिए। हम तो बस इतना जानना चाहते हैं, इतना पूछना चाहते हैं मनीषा से कि आखिर हरीश की क्या गलती थी। बलराम जी, आप हमारे समधी हैं, इसलिए प्यार से और तमीज से बात कर रहा हूँ। सच आपके सामने है कि? सच सामने नहीं है अंकल, हमारे सामने सिर्फ हरीश भैया की अनसुलझी गुमशुदगी और कुछ नहीं। जिस गुमशुदगी का सारा बोझ मनीषा पर डाल दिया, हमारी बेटी को सबके सामने मुजरिम बना दिया, रुपेश के साथ मनीषा का नाम जोड़ दिया। पुलिस हजारों सवाल पूछ चुकी है मनीषा से। इस टेस्ट के लिए उसने खुद मंजूरी दी थी, जो सामना करना था वो कर चुकी है। अब कोई अग्नि परीक्षा बाकी नहीं है। अब भी आप यही पूछ रहे हैं कि हरीश की गलती क्या थी। घुमा फिरा के एक ही सवाल कि मनीषा ने हरीश के साथ क्या किया। मैं जानता हूं मैं हरीश से नहीं मिल पाऊंगा, मैंने मान लिया कि हरीश मर चुका है, लेकिन बेटा मैं इतना जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसी क्या। जी, बहुत हो गया प्यार मोहब्बत की बातें, आप यहाँ से चले जाइए वरना। पापा एक मिनट। पापा जी, देवर जी, मेरे और हरीश जी के बीच कोई झगड़ा, कोई अनबन नहीं थी। इतना जान ही कहाँ पाए थे एक दूसरे को कि झगड़ा या अनबन होती। मैंने आपसे पहले भी कहा और फिर कह रही हूँ, मैंने नहीं देखा वो कौन दोस्त था जिसने हरीश जी को आवाज़ दी थी। बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई, जैसे आप लोग साजिश मानते हैं। पापा जी, आपने उम्मीद छोड़ दी होगी, लेकिन मैंने नहीं छोड़ी। मैं तो आज भी चाहती हूँ पता चल जाए हरीश जी कहाँ हैं, उनके साथ क्या हुआ है। पापा जी, मुझे ज़्यादा रोना नहीं आता, ज़्यादा दुख दिखाना भी नहीं आता, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दुख नहीं होता। मैं नहीं जानती हरीश जी के साथ क्या हुआ है, वो किस दोस्त के साथ गए थे। मैंने हरीश जी के साथ कुछ नहीं किया। साहब, हम 4 दिनों से यहाँ चक्कर काट रहे हैं पर आप मिल ही नहीं रहे हैं। सर, आपने हरीश भैया को ढूंढना बंद कर दिया है क्या? हाँ बलराम जी, सुमित, ये सच है कि अभी हम दूसरे केसेस देख रहे हैं, लेकिन अगर हमें हरीश के केस में छोटा सा भी सुराग मिला तो हम दोबारा पूरे जोर शोर से हरीश के केस पर वापस लग जाएंगे। हमने उसके दोस्तों से भी बात की, वो अरशद और योगेश, उन दोनों से अलग अलग तरीके से बातचीत की,
लेकिन अभी तक कोई भी एंगल समझ में नहीं आ रहा। तो आप मनीषा और रुपेश को यूं ही छोड़ देंगे? साहब मैं जानता हूं कि उन्होंने ही मिलकर मेरे हरीश। क्या करें? शक के बिना पे गोली मार दें उनको? आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें भी शक है कि रुपेश और मनीषा ने। सर जब आपको शक है तो आप उन्हें इस तरह ऐसे खुला क्यों छोड़ रहे? पकड़िए ना उनको। हम गए थे भाभी के घर पे, हमने देखा जो कुछ भी बोल रही थी साफ साफ लग रहा था नाटक कर रही है। इतना सा भी दुख नहीं था उनके चेहरे पे। दुख पछतावा नहीं है, ये हमने भी देखा है, लेकिन ना तो ये कोई सबूत है ना इसके बिना पर कोई केस बनता है। कार्रवाई करने के लिए सबूत चाहिए कि उन्होंने मारा है, कहां दफनाया है, कहां जलाया है, क्या किया हरीश की बॉडी के साथ। तो आपके कहने का मतलब है हम ये मान ले कि हरीश का कभी कुछ पता नहीं चलेगा, बस इतना मान ले कि वो चला गया और कभी वापस नहीं आएगा। वो तो क्या, उससे जुड़े हुए किसी सवाल का जवाब तक नहीं आएगा। देखिए बलराम, फिलहाल मैं आपकी किसी बात का जवाब नहीं दे सकता जिससे आपको तसल्ली हो। एक्चुअली मैं ना तो आपको जवाब दे सकता और ना खुद को। हरीश मिसिंग केस में क्राइम ब्रांच भी कोई हल नहीं खोज पाई, कोई क्लोजर नहीं दे पाई। वो केस जो शायद लापता होने के साथ साथ हत्या का भी केस था। हरीश को गायब हुए महीनों सालों बीत गए, लेकिन हालात जैसे के तैसे बने रहे। हम हमेशा कहते हैं कि क्राइम नेवर पेज, पर क्या इस केस में यह धारणा गलत साबित होने वाली थी? हालात तो कुछ ऐसे ही दिख रहे थे, पर आखिरकार असली गुनहगार कौन था? कोई एक था या एक से ज्यादा लोग इस गुनाह में शामिल थे? पिछले 4 सालों में हरीश के केस में कोई हरकत नहीं देखी गई, लेकिन अब 2018 में कुछ ऐसा होने जा रहा था जो इस केस की फाइल को दोबारा खोलने वाला था। फिर जो मुझे सच बता दे, शूटआउट में तेरे साथ और कौन कौन था? देख मैं वादा करता हूँ तेरी बेल का इंतजाम करवा। खाली बेल नहीं साहब, आपको मुझे अंडरग्राउंड भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद वो लोग हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। सर एक मिनट सर, वो हरीश राठौर मिसिंग केस याद है आपको? उसे कैसे भूल सकता हूँ? 4 साल से एक आदमी गायब है, आज तक उसका पता नहीं चला। सर उसी केस के सिलसिले में जबलपुर से हमारे खबरी पंकज का फोन आया। कुछ हुआ है क्या वहाँ? जी सर, हरीश की बीवी मनीषा घर छोड़ के भाग गई। पंकज लाइन पे। किसके साथ भागी है मनीषा? सोच के देखो साहब, कौन हो सकता है? रुपेश तिवारी? जी साहब, मनीषा 2 रात पहले भागी है। कल रात से रुपेश भी गायब है। मनीषा की फैमिली बहुत परेशान थी। फिर जब रुपेश भी गायब हुआ तो उन्होंने रुपेश पर मनीषा की किडनैपिंग का केस कर दिया। रुपेश का फोन नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मनीषा को लेके भाग गया है। भागा नहीं है तो कहाँ गया है वो? उसके पार्टनर अरविंद को भी नहीं पता है कहाँ है वो। तुम्हें पहले से ही पता था ना क्या चल रहा है? 2 रात पहले मनीषा बिना बताए निकल गई, कल रात रुपेश निकल गया। अरे तुम्हारी बेटी है, तुम्हें नहीं पता है कि वो कहाँ गई है? तो इसमें मेरी और मेरे बेटे की गलती है। मेरा बेटा अपने काम से गया होगा और मैं नहीं मानती कि वो मनीषा को लेके भागा है। मनीषा और रुपेश की खबर मिलते ही भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम फौरन जबलपुर के लिए निकल पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो जो केस बिना हल हुए 4 सालों से फाइल में दबा हुआ था, वो आखिरकार फिर खुलने जा रहा था। कपिल, ये वो केस है जो इतने सालों तक मुझे परेशान करता रहा, जिसे मैं कभी भूल नहीं पाया। ये जानते हुए भी कि हरीश का मर्डर मनीषा और रुपेश ने किया है, हम इसे कभी सॉल्व नहीं कर पाए। पापा, मम्मी, क्राइम ब्रांच से खबर आई है, मनीषा और रुपेश तिवारी जबलपुर से भाग गए। और उसके माँ बाप अब भी यही बोलेंगे कि उन दोनों के बीच में कुछ था ही नहीं। क्राइम ब्रांच की एक टीम गई है जबलपुर में। वो कह रहे कि मनीषा भाभी के घर वालों ने केस किया है रुपेश के खिलाफ किडनैपिंग का। ठीक है पापा, मनीषा ने कंचन दीदी को भी फोन नहीं किया। मनीषा सचमुच हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही है ना? उसने और रुपेश ने मिलके ये हरीश को मारा हो। रुपेश का फोन बंद है, हमने उसके फोन को सर्विलेंस पर डाल दिया। बाकी कल सुबह तक उसके फोन रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। मनीषा के पास तो फोन है नहीं, आपसे भी यही कहा होगा उसके माँ बाप? जी, मुझे लगता है कि मनीषा और रुपेश शायद इसी इंतजार में थे कि हरीश का केस ठंडा पड़ जाए, बंद हो जाए।
ताकि ये लोग अपना अगला कदम उठा सकें। हरीश, हमें किसी भी हाल में इन तक पहुंचना है। एक बार ये हमारे हाथ लग जाए तो इस बार इनसे सच बुलवाएंगे नहीं, बल्कि हलक में हाथ डालकर निकालेंगे। अब तो पुलिस क्या, मैं भी यही कहूंगी कि मनीषा ने कुछ गलत किया हरीश के साथ। हमें इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। पहले हमें मनीषा और रुपेश को ढूंढना चाहिए। मैं तो अब भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मनीषा ऐसा कुछ कर सकती है। अगर उसे हरीश से शादी नहीं करनी थी तो उसे पहले ही बोलना चाहिए था, पहले ही रुपेश के बारे में बता देती। मुझे लगता है मामला कुछ और है। क्या मामला हो सकता है, आप ही बताइए। पहले मनीषा भाग जाती है, उसके अगले दिन रुपेश गायब हो जाता है। क्या मामला हो सकता है, बताइए। इस केस ने कई झटके दिए थे और अब जो झटका लगने वाला था वो किसी की भी सोच से परे था। मनीषा घर से भागी, फिर रुपेश भी गायब हो गया और उसका फोन भी बंद हो गया। सबने फौरन 2 और 2 4 का फॉर्मूला लगाया और मान लिया कि दोनों साथ में भागे हैं। लेकिन यहां 2 और 2 4 नहीं बल्कि 5 साबित होने वाले थे। अरे तूने मनीषा कहाँ है मनीषा? तेरा दिमाग तो ठीक है, छोड़ मुझे क्या पता मनीषा कहाँ पर है। देख रुपेश, बहुत हो गया तेरा नाटक, अब सच सच बता कहाँ है मनीषा? मुझे नहीं पता मनीषा कहाँ पर है। 4 दिन पहले भी तुम लोग यही सवाल पूछ रहे थे मुझसे। अरे मुझसे पूछ के भाग गया क्या वो? सर, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए इंदौर गया हुआ था। वहाँ पर भी एक ट्रैवल एजेंसी खोलने के बारे में बात करने के लिए। मेरा फोन पानी में गिर गया था, इसीलिए बंद है। आप चाहें तो फोन करके पता कर सकते हैं, फोन अभी भी बंद है। सर फोन तो क्या, मेरा तो सिम भी खराब हो गया। नए सिम के लिए कंपनी में रिक्वेस्ट दी हुई। रुपेश, इस बार तेरा कोई झूठ नहीं चलेगा, समझा? या तो तू सच बोलेगा या फिर डंडे खाएगा। सर आपको डंडा मारना है, जो करना है कीजिए। और मैं फिर भी यही कहूँगा कि मनीषा मेरे साथ नहीं भागी। सर मनीषा और मेरे बीच में ना तो कभी कोई ऐसा रिश्ता था और ना ही। इतने साल बाद आप अभी भी इस बात पर क्यों अटके हुए हैं? मनीषा और मैं बस अच्छे दोस्त थे सर, और कुछ नहीं। मेरा दिमाग खराब है कि मैं मनीषा के साथ भागूंगा और हरीश के केस का फंदा अपने गले में डालूंगा। मनीषा कहाँ है? फिर वही बात सर, मुझे नहीं पता मनीषा कहाँ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप बिना वजह हर बार मुझे क्यों घसीटे जा रहे हैं। तो मनीषा तेरे साथ नहीं भागी? नहीं सर, अगर मेरे साथ भागी होती तो मैं वापस क्यों आता आपके डंडे खाने के लिए? सर उस रुपेश का वापस आना उसकी एक चाल भी हो सकती है। दोनों की अगर चाल है भी कपिल, तो मनीषा को किसी भी हाल में ढूंढ निकालना होगा। पता करना होगा कि ये दोनों क्या खेल खेल रहे हैं। मनीषा के पिताजी का फोन आया था, वो घर वापस आ गई। What? हाँ, वो घर किसी आदमी के साथ वापस आई और कह रही है कि उसने उससे शादी कर ली। मनीषा ने किसी और के साथ शादी कर ली? हाँ, कोई उमेश भदौरिया नाम के आदमी से। नमस्ते। मम्मी, पापा, मैंने उमेश से शादी कर लिया। हमने परसों ही शादी की है। मैं आपको यहाँ सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि अब मेरी शादी हो गई है और मैं उमेश के साथ दमोह में रहूँगी। मैं 2 साल पहले उमेश से ही जबलपुर में मिली थी। हम दोनों के बीच बातचीत थी। मुझे उमेश अच्छे लगने लगे और फिर मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया। फैसला कर लिया? तू इतनी बड़ी हो गई कि फैसला करने लगी? हमें पूछने बताने की जरूरत नहीं समझी? मम्मी, मैं हरीश जी के गायब होने, उनके मरने का बोझ अपने सर पर उठाते उठाते थक गई हूँ। मेरी भी एक जिंदगी है, मैं भी जीना चाहती हूँ, पर इस बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। और अगर मैं उमेश के बारे में बताती तो भी क्या होता? फिर से वही तमाशा शुरू होता। हरीश जी के घर वाले पुलिस के साथ यहाँ धरना देते और कहते, देखा, इसलिए इसने हरीश को मारा था। और मैं कब तक ऐसे पति ऐसी शादी के सहारे जीती जो 4 साल पहले ही चला गया, और उसके गायब होने की वजह से मुझे न जाने क्या क्या सहना पड़ा। हजारों सवालों के जवाब देने पड़े। पापा, भोपाल से क्राइम ब्रांच वाले आए, आपसे बात करना चाहते। 1 मिनट, आज उनसे पापा नहीं, मैं बात करूंगी। ये मेरी और उमेश की शादी का सर्टिफिकेट। हमने परसों मंदिर में शादी की और दमोह में शादी को रजिस्टर करवाया। अब प्लीज़ इसे ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आज के बाद मैं आपको कोई सफाई नहीं देना चाहती। हो गई तसल्ली? अब आप प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में दखल देना बंद कर दीजिए। अगर अभी भी आपको ये लगता है कि मैंने हरीश जी के साथ कुछ किया तो जाइए, पहले उन्हें ढूंढ कर लाइए, उसके बाद इल्ज़ाम लगाइए। आप लोगों को मेरे और उमेश के पीछे जितने लोग लगाने लगाइए, जो पता करवाना है पता करवाइए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है।
तुम उमेश से कब और कहाँ मिली? मुझे अब आपके किसी भी सवाल का जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़िंदगी का हर रिश्ता, हर फैसला, हर इंसान आपकी कार्रवाई के दायरे में नहीं आता। आपका काम हरीश जी का पता लगाना है। आप जाइए और उनका पता लगाइए। मैं उमेश के साथ दमो जा रही हूँ। मैं अपनी फैमिली को यहाँ सिर्फ इतना बताने आई थी कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की, ताकि उन्होंने पुलिस में जो भी कंप्लेन दी हो वो वापस ले ले, क्योंकि अब उसका कोई मतलब नहीं बनता। चले उमेश। साहब, कहीं मनीषा ने रुपेश के बजाय उमेश के साथ मिलकर तो नहीं? बलराम जी, हम उमेश के बारे में पता लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है कि हरीश के साथ शादी करने से पहले मनीषा और उमेश एक दूसरे को जानते थे। यहां तक कि मनीषा के परिवार में भी कोई उमेश को नहीं जानता। सर, ये मनीषा बहुत शातिर है। पहले आपको रुपेश के साथ इतना सब कुछ मिला और अभी अचानक से उमेश आ गया। सर, उमेश का आना भी मनीषा की कोई प्लानिंग होगी। ये पक्का कोई खेल खेल रही है सर। सुमित, हम मनीषा की चाल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। 4 साल बाद हमें लगा कि हरीश के केस में कुछ हाथ आया है, लेकिन जब वहां जाकर देखा तो उसका कुछ अलग ही पैतरा सामने आया। आपने पहले भी तो पूछताछ की थी, तो कौन सा सच सामने आ गया? पता नहीं ऐसे ही लाई डिटेक्टर टेस्ट में भी झूठ बोला और किसी की नजर के सामने ना आया। बलराम जी, सर कुछ ऐसा नहीं जिससे इनसे सच उगलवा लिया जाए कि इन्होंने हरीश भैया के साथ क्या किया है, क्यों किया है। सुमित, अभी मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हम पूरी कोशिश करेंगे। वो सब करेंगे जिससे हरीश का पता लग सके और सच बाहर आ सके। मनीषा की जिंदगी में एक नया किरदार आया, उमेश भदौरिया। इस उमेश भदौरिया की हर हरकत पर पुलिस की नजर थी। मनीषा पर भी नजर रखी जा रही थी। पुलिस को शक था कि मनीषा कोई खेल खेल रही थी, जिसमें रुपेश की भी बराबर की भूमिका थी। क्या रुपेश तिवारी और उमेश भदौरिया के बीच कोई कड़ी थी? नहीं सर, फोन रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये पता लगे कि रुपेश और उमेश का कोई कनेक्शन है। पूजा के ये रुपेश, मनीषा और उमेश सच में कोई खेल खेल रहे, इतने शातिर, या फिर हम इनके पीछे पड़ के एक बंद अंधेरी गली में चक्कर काट रहे हैं? मैं इतना कह सकती हूँ कि हम गलत ट्रैक पर नहीं है। मनीषा ने हरीश को मारा है। हम पहले भी ये बात जानते थे और आज भी जानते हैं। बस एक बात समझ नहीं आ रही कि उनका सच सामने कैसे लाए। हमने उनका लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवाया था, जिसमें उन्होंने साफ झूठ बोला। एक बार ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाया क्या पता उसमें कुछ सामने आ जाए। कपिल, तुम्हें लगता है जो लाइट डिटेक्टर टेस्ट में इतनी आसानी से झूठ बोलकर निकल गए, वो ब्रेन मैपिंग टेस्ट में फंस जाएंगे? फंस भी सकते हैं। 4 साल से एक खेल खेल, एक झूठ को जी रहे, क्या पता सच सामने आ ही जाए। सब पॉसिबल है कि सवालों के जवाब में एक तैयार किया और झूठ जो सच बनकर सामने आए, लेकिन ब्रेन मैपिंग में तो कोई सवाल ही नहीं होता कि वो तैयारी कर पाए। उसमें तो उनको फोटोग्राफ दिखाई जाएंगी और उनका दिमाग कैसे रिएक्ट कर रहा है वो देखा जाएगा, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या पता इस टेस्ट में वो दोनों डगमगा जाए। हाँ, पॉसिबल है, लेकिन इस टेस्ट के लिए भी तो उनकी मंजूरी लेनी होगी। सर, लाइट डिटेक्टर टेस्ट के वक्त दोनों काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, और जाहिर है बच गए तो कॉन्फिडेंस बढ़ा ही होगा। शायद हाँ कर दें, और उनके इस ओवर कॉन्फिडेंस से हमें कोई लीड मिल जाए। चलो देखते हैं ये लोग इस टेस्ट के लिए तैयार होते हैं या नहीं। ब्रेन मैपिंग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट जो अपराधी के दिमाग में छपी जानकारी की जांच करता है और उस जानकारी को बाहर लेकर आता है। कोई अपराधी अपनी बाहरी हरकतों से अपनी जुर्म की कहानी को ढकने या छिपाने में कामयाब हो सकता है, लेकिन उसके दिमाग में छपी उस वारदात को मिटा नहीं सकता। यह एक अपने ही तरीके की तकनीक है जिसमें वारदात की जानकारी को संदिग्ध के दिमाग में छपी जानकारी के साथ मिलाकर देखा जाता है। पर इस टेस्ट को संदिग्ध पर करने के लिए संदिग्ध की मंजूरी अनिवार्य होती है। सर, आप लोग तो मेरी जिंदगी में बेताल की तरह पीठ पर सवार हो गए। आपकी मर्जी का जवाब नहीं दे रहा हूं तो आप तो पीठ से चिपक ही गए। इस बेताल से मुक्ति चाहते हो तो ये अच्छा मौका है तुम्हारे पास, क्योंकि इस टेस्ट के बाद ये केस बंद हो जाएगा और तुम पर और मनीषा पे से सारा इल्जाम हमेशा के लिए खत्म हो। सर, आप ये बात मान क्यों नहीं लेते हैं कि मेरे और मनीषा के बीच में कुछ भी नहीं है? मैंने हरीश से शादी क्या की, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। जिंदगी तुम्हारी नहीं, हरीश की बर्बाद हुई है मनीषा। 4 साल हो गए, वो कहा है उसकी कोई खबर नहीं है। रुपेश ने आपसे क्या कहा? वो तैयार है? क्यों? रुपेश के इशारों पर हाँ करोगी तो? करूँगी तो क्या दिक्कत है? आप लोगों ने तो वैसे भी हम दोनों का रिश्ता बना के रखा है 4 साल से, वो भी मुजरिम का।
बिना किसी वजह। ठीक है सर, एक बार मनीषा से बात करता हूँ फिर बताता हूँ। कैसे बात करोगे? उमेश के फ़ोन पे या मनीषा के फ़ोन? सर आप जो चाहो पैतरा लगा लो, पर यही सच है कि मेरे और मनीषा के बीच में कुछ भी नहीं है। और हरीश को गायब करने या मारने में मेरा कोई हाथ नहीं। तो फिर तो तुम्हें ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि इससे हमेशा के लिए साबित हो जाएगा कि तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं। कैसी है? मम्मी पापा भी नाराज है तुमसे? हाँ, यही कहते रहते हैं कि क्या हरकत की है, कौन है ये उमेश, और वही सारी बातें। ये क्राइम ब्रांच वालों ने ब्रेन मैपिंग टेस्ट को लेकर दिमाग खराब कर रखा है, बहुत परेशान किया हुआ है। हाँ, मुझे भी। क्या कहती है? हाँ कर देना चाहिए। रुपेश, मुझे लगता है कि उन्हें ये भी कर लेने देते, कम से कम तसल्ली तो हो जाएगी और हमारा पीछा करना भी छोड़ देगी, और हमारा भी ये रोज़ की मुसीबत से ना पीछा छूट जाएगा। आपको क्या लगता है? यही कि लाइट डिटेक्टर टेस्ट के बाद वो जितने कॉन्फिडेंट है, इस बार उनका कॉन्फिडेंस फीका पड़ता नजर आया मुझे। सिर्फ मनीषा जब ब्रेन मैपिंग टेस्ट से बाहर निकली तो पहली बार मैंने उसके चेहरे पे थोड़ी टेंशन देखी। रुपेश मनीषा से भी थोड़ा ज्यादा परेशान लगा। लगता है इस बार इनका ये गिल्ट ये केस सॉल्व कर देगा। मनीषा, उन लोगों को कैसे पता चला? रुपेश, मुझे नहीं पता उन्हें कैसे पता चला। नहीं, उन लोगों को कुछ नहीं पता। उन लोगों को किसी भी हाल में कुछ पता चल ही नहीं सकता। कुछ पता नहीं चल सकता तो उन्होंने वो फोटो हमें क्यों दिखाया? जबकि ये तो मुझे भी नहीं पता था, तुमने मुझे बताया था। और ये बात मैंने तुम्हारे अलावा किसी को नहीं बताई थी। रुपेश, कहीं मंजीत तो उनके हाथ नहीं लग गया? कहीं मंजीत ने तो... मनीषा, वो लोग मंजीत तक कैसे पहुंचेंगे? हो ही नहीं सकता। रुपेश, मुझे लगता है इस बार उन्हें पक्का कुछ मिला है, कुछ पता चला है। रुपेश, कुछ भी हो, पर अब मैं वापस नहीं जाना चाहती। इतना सब होने के बाद अब फिर 4 साल बाद ये... मनीषा, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ भी मिला है। अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने हमें वो खोदी हुई जगह, वो गड्ढा, वो खोदा हुआ गड्ढा क्यों दिखाया? हो सकता है उन्होंने वो फोटो वैसे ही हमें दिखा दी हो। रुपेश, तुम अब भी इतना शांत कैसे रह सकते हो? तुम्हें टेंशन नहीं हो रही कि... मनीषा, टेंशन हो रही है, पर मुझे नहीं लगता कि... मुझे लगता है ये टेस्ट हम पर भारी पड़ने वाला है। ये वो लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं है। इस बार वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। मनीषा, कुछ नहीं होगा। वो बस हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तुम ऐसे घबराओगी तो उन्हें जरूर हम पर शक हो जाएगा। तुम शांत रहो बस, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ भाई। मंजीत, तेरे प्लॉट पे कोई गया था क्या? नहीं तो। तेरे दिहाड़ी वाले मजदूर की किसी से कोई बात हुई थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? किसी पुलिस वाले ने तुझसे पूछताछ की थी क्या? भाई तू ठीक तो है ना? और तू इतने सालों के बाद घबरा क्यों रहा है? कुछ बताएगा मुझे? जी, हमें कुछ करना होगा। क्या कुछ क्या? चल। अरे रुपेश, करना क्या है बताएगा? मिसी, ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। यहाँ नहीं छोड़ सकते मतलब तेरा दिमाग तो ठीक है? करेगा क्या निकाल करके? निकाल कर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ताकि उनके हाथ में कुछ भी ना लगे। अरे यार, पता नहीं तू क्या करना चाह रहा है। अरे यार, यहाँ कुछ नहीं आया, कोई खुदाई वुदाई कुछ नहीं हुई है। जीत, फावड़ा उठा, खुदाई शुरू कर। जो भी बचा उसे निकाल के खत्म करना है। अरे कंकाल के अलावा कुछ नहीं बचा होगा। जो भी बचा है निकाल के खत्म करना है, उसे शुरू कर।
अब क्या करना है इसका बता। एक काम करते हैं, इसकी हड्डियों को चूरा करके ना कहीं दूर फेंक के आते हैं। गाड़ी में चादर रखी, मैं लेकर आता हूँ। और रुपेश, क्या खोद के निकाल? हमें भी तो दिखा। चल, अरे चल। क्या है? पकड़ो उसे। अप्रैल 2014 को हरीश और मनीषा ने कंचन के घर जाने के लिए रिक्शा लिया ही नहीं था। वो कंचन के घर पैदल गए थे। हरीश, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई। यहाँ कैसे? भोपाल में? भोपाल में किसी काम से आया था, वापस जा रहा था तो तुम दोनों पर नजर पड़ी, सोचा मिलते ही चलो। ठीक किया। कैसे हो मनीषा? ठीक। यार अच्छा हो तुम मिल गए। हाँ। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलो ना, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अभी? हाँ यार, अभी मैं मनीषा को लेकर के कंचन दीदी के यहाँ छोड़ने जा रहा था, और वहाँ से फिर काम पे भी जाना है। तो एक काम करो, तुम शाम को घर पे आ जाओ ना, बैठ के बातें करते हैं हम लोग। यार हरीश, बस आधे घंटे की बात है। एक्चुअली मैं भोपाल में एक नया काम शुरू करने की सोच रहा हूँ। तुम तो यहीं के हो, सही आइडिया दे दोगे। चलो ना, और शाम को वापस जा रहा हूँ तो मिल नहीं पाऊंगा। चलते चलते बात कर लेंगे। कम मैं जाऊँ मनीषा? तुम अकेले चले जाओगे और मैं लौटते समय तुम्हें उठा लूंगा। चलो मनीषा, टाइम मिला तो शाम में मिलता हूँ। हाँ चल, बाय बाय। हाँ अरे बैठे ना प्लीज। इधर प्लॉट खरीद के क्या करोगे? भोपाल शिफ्ट होने का प्लान है क्या? ऐसे ही सोच रहा हूँ, पर एक बार तुम प्लॉट देख लो, उसके बाद बताना कि लेना चाहिए कि नहीं। अरे बलराम जी, हमें एक कंकाल मिला है। वो हरीश का ही है, ये कंफर्म करने के लिए हमें डीएनए टेस्ट करना पड़ा। रुपेश ने यहाँ भोपाल में हरीश को मार दिया था। जबलपुर के पास रुपेश के एक दोस्त मंजीत का प्लॉट है। मारने के बाद वो लोग हरीश की बॉडी को वहां ले गए और उस ओपन प्लॉट में दफना दिया। क्यों? क्यों किया मनीषा ने ऐसा? क्योंकि मुझे रुपेश से शादी करनी थी, और अगर ये बात मैं अपने घर में बताती तो मेरे घर वाले शादी के लिए कभी तैयार नहीं होते। कैसे पता तैयार नहीं होते? तुमने तो अपने अफेयर के बारे में उन्हें कभी बताया ही नहीं। मुझे लगा था वो मना कर देंगे। तुम्हें लगा? अगर पूछा नहीं, तुम्हें यह कैसे लगा कि तुम एक शरीफ आदमी के साथ शादी कर लोगी, उसे मार दोगी और फिर बड़े आराम से रुपेश के साथ दूसरी शादी कर लोगी, आराम से जिंदगी जी लोगी? ये कैसे लगा तुम्हें? ऐसा हो नहीं पाया, और मुझे लगा था ऐसा ही होगा। सर, ये बात करने के लायक नहीं है। शक्ल देख लो इसकी। दो मारना है मार लो, जितना मारना है मार लो। ये उमेश कौन है? ये क्या नाटक था? रुपेश का नाटक था, क्योंकि ऐसे तो हमारी शादी होने से रही, तो हमें ये एक और नाटक करना पड़ा। रुपेश, अब क्या प्रॉब्लम है? भाग चलते हैं ना, भाग चलते हैं यहाँ से। वैसे भी हरीश को रास्ते से हटाने के बाद हम वो लाई डिटेक्टर टेस्ट से भी बच गए, और अब तो 2 साल हो चुके हैं, कोई ढूंढ भी नहीं रहा होगा उसे। मनीषा अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। पहली बारी पुलिस टीम ने तो केस ही बंद कर दिया था, वो लोग मुझ तक कभी पहुंच ही नहीं पाए थे, लेकिन इस बार तो क्या ये सब करने के बाद हम अभी भी दोस्त होने का नाटक करते रहेंगे? शायद इतना सब्र किया थोड़ा और से। अगर क्राइम ब्रांच वालों ने हमें ऐसे सुमड़ी में नहीं पकड़ा होता ना तो और बात है। अब हम भागेंगे या तुम अपने घर पे मुझसे शादी के लिए बात करोगे ना तो वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। लिख कर देता हूँ, कुछ ना कुछ जरूर खोद निकालेंगे। अभी तक तो वो लोग मंजिल तक पहुँचे नहीं हैं, अगर थोड़ा और ढूंढेंगे ना तो उस तक भी पहुँच जाएंगे। तो क्या अब हमें सारी जिंदगी ऐसे ही रहना पड़ेगा? इसलिए हमने ये सब किया था। मंजीत उमेश को जानता था, वही उसे लेकर आया था। मतलब उमेश का रोल सिर्फ शादी करके डिवोर्स देने तक का था? जी, उमेश मनीषा को डाइवोर्स देता, मनीषा वापस अपने घर चली जाती, और कुछ टाइम बाद मैं
मनीषा की फैमिली से हमारी शादी की बात करता। मतलब यही सब कुछ तुमने हरीश के केस में भी सोचा था? तुम हरीश को मार दोगे, मनीषा अपने घर चली जाएगी, सबको यही लगेगा कि हरीश मनीषा के साथ शादी करके खुश नहीं था, इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया, और फिर तुम इसकी फैमिली से अपनी शादी की बात करोगे। यही प्लान था ना? जी हाँ। तुम अपना फोन जबलपुर में छोड़कर आए थे, फिर 15 अप्रैल को इतनी सफाई से प्लानिंग कैसे की कि ये लोग कितने बजे कंचन के घर जाएंगे और तुम इनसे रास्ते में टकराओगे? फोन से। मैंने मनीषा को फोन लेकर दिया था जिसके बारे में और कोई नहीं जानता था। वो फोन कहाँ है? वो फोन तो मैंने कब का तोड़ के फेंक दिया। उसका नंबर तो होगा, या उसे याद दिलाने के लिए तुझे तोड़ूं? नंबर मेरे पास है। कब से चल रहा था तुम दोनों का अफेयर? मनीषा की शादी की 1 साल पहले से। मतलब हरीश के साथ शादी, उसका मर्डर, उसे दफनाना, उमेश का आना, ये सारी प्लानिंग किसकी थी? मनीषा तुम्हारी या रुपेश तुम्हारी? दोनों की थी। ये सब हमने मिलकर किया है। सर, ब्रेन मैपिंग टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। क्या है रिपोर्ट में? फिर से दोनों निर्दोष साबित हुए? नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक इस जुर्म में दोनों शामिल हैं। 4 साल बाद हरीश के परिवार और इस केस को क्लोजर मिला, जो बेशक एक दुखद अंत था, जिसका उन्हें अंदेशा पहले ही हो चुका था, पर फिर भी जानना जरूरी था कि आखिर हरीश के साथ क्या और क्यों हुआ था। रुपेश की मां को मनीषा और रुपेश के प्रेम संबंध और उन्होंने साथ में रहने के लिए जो भयानक जुर्म किए थे, उसकी जानकारी ने बेहद सदमा पहुंचाया था। मनीषा के परिवार के लिए भी इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि उनकी बेटी अपने स्वार्थ के लिए इस हद तक जा सकती है। ना अच्छा शरीफ आदमी था हरीश, मनीषा ने क्या कर दिया? मनीषा चौहान पर कत्ल के लिए आईपीसी की धारा 302 और कत्ल की साजिश के लिए आईपीसी की धारा 120 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मनीषा के साथ साथ रुपेश तिवारी और मंजीत धैया पर भी इन्हीं धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। क्राइम नेवर पेज, ये बात एक बार फिर से साबित हुई, और मनीषा और रुपेश की अभेद साजिश के बावजूद, उनके अपने कड़े रुख से टस से मस न होने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिला, और आखिरकार 4 साल बाद उनका झूठ सामने आ ही गया। सच को छुपाना, झूठ का नकाब लगाए रखना, ये सारी चीजें एक दिमागी रूप से कमजोर, गलत इरादे वाले असुरक्षित इंसान का सहारा होती हैं। पर यह नकाब ज्यादा दिन तक नहीं टिकता और इससे कुछ हासिल नहीं होता, और एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे कोई इंसान अपनी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए अपना घर बसाने की उम्मीद रख सकता है, जबकि उसके इस प्यार, उसके इस घर की नींव किसी मासूम की लाश पर टिकी हुई हो। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क, सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ सोनी टीवी पर। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।